हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं क्यूटीएस बैच का लेक्चर नंबर 2 लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। पहले एग्जाम पैटर्न की एनालिसिस। तो आपके एग्जाम में लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से मिनिमम एक प्रॉब्लम मान लो आपके एग्जाम में आता ही है, ठीक है ना। तो हर साल का ट्रेंड मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में चल करके कि कब कौन सा प्रॉब्लम आया है, आप कॉन्फिडेंटली उसको कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलो पहले कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, थ्योरी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ, फिर प्रॉब्लम कराता हूँ, ठीक है ना। तो लेक्चर इंटरेस्टिंग है, एक प्रॉब्लम श्योर है, तो छोड़ना क्यों है, ठीक है ना। और मैच द कॉलम इससे आया तो वो हमारी पावर रहेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लास्ट में प्रॉब्लम दूंगा ही दूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स वाला सेक्शन रहेगा इसका, ठीक है ना। बहुत सारी इसके अंदर ट्रिक्स मैंने वहाँ पे दी हुई हैं, जैसे टेंशन ट्रिक मैंने वहाँ पर दी हुई है, कनेक्टेड ब्लॉक्स की ट्रिक दी हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स के सेक्शन में, तो आप अपने केटीएस बैच में उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है, एक एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है और एक एक दिन में की गई आपकी मेहनत आपको आपके डेस्टिनेशन के उतना पास ले जाएगी। दैट मीन्स आप नीट एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूं इसमें, तो इनर्शिया का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया के अंदर आपको कंसेप्चुअल सवाल मिलता है और एक ये इम्पल्स का सेक्शन मिलता है। तो कंसेप्चुअल भी इंपॉर्टेंट है, वो तो आप डायरेक्ट कर लोगे, और इम्पल्स का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रॉब्लम रखी है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इनर्शिया क्या होती है? पहले इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपने अंदर आने वाले चेंज को रजिस्ट करती है। ये इनर्शिया सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो दो बॉडीज हैं जिनका सेम मास है तो उनका इनर्शिया भी सेम होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये ध्यान रखना है। इनर्शिया को चेंज करने के लिए, जैसे बॉडी अगर कोई रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। तो अगर आप इनर्शिया को चेंज करना चाहते हो, स्टेट को चेंज करना चाहते हो, तो वो स्टेट चेंज करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए होता है। अगर आप बॉडी को टाइम नहीं दोगे तो उसकी वो स्टेट चेंज नहीं होगी, इनर्शिया आगे ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे इसका परफेक्ट कंसेप्चुअल एग्जांपल ये रहा। तो हमने एक ब्लॉक को दो स्ट्रिंग लगा करके इस स्ट्रिंग के थ्रू तो सीलिंग से सस्पेंड कर दिया, ये हमने ऐसे ही वर्टिकली सस्पेंड कर दी। अगर हम इस लोअर स्ट्रिंग को खींचे, ठीक है ना, तो अचानक से हम इसको झटका दें, तो कंसेप्चुअल सवाल बनता है एनसीईआरटी का ये है कि कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी, कौन सी नहीं टूटेगी। दूसरा सवाल, अगर हम इसको स्लोली पुल करें तो अब कौन सी स्ट्रिंग टूटेगी। तो देखो, अगर आपने इसे झटके से खींचा तो पहला कंसेप्ट, इस मास के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अगर आपने झटके से खींचा मतलब आप इसमें मोशन की टेंडेंसी लाना चाह रहे हो, तो अचानक से मोशन की टेंडेंसी नहीं आएगी, वो कुछ टाइम लेगी। तो जैसे ही आप इसको सडनली खींचेंगे तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, ऊपर वाली स्ट्रिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां इनर्शिया ट्रांसफर नहीं हुआ। अब अगर आप स्लोली खींचेंगे तो स्लोली खींचने पर इनर्शिया ट्रांसफर होगा, और जिस स्ट्रिंग की टेंशन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली यहां की टेंशन ज्यादा होगी, तो वो ब्रेक करेगी। तो अगर आप सडनली खींचोगे तो जो स्ट्रिंग को खींच रहे हो वो स्ट्रिंग ब्रेक होगी, और अगर आप स्लोली पुल करोगे तो जिसमें टेंशन ज्यादा होगी वो स्ट्रिंग टूटेगी। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है जो मैंने यहां पर आपको लिख करके दे दिया है। इससे आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इम्पल्स पर। तो इम्पल्स होता है सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो अचानक से, ठीक है ना, कोई जा रहा है, दीवार से टकराया बेचारा जाकर के, तो अचानक से उसका मोमेंटम चेंज हुआ। आपने बॉल को कैच किया तो अचानक से बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ। तो जब भी कोई चीज़ सडनली मोमेंटम को चेंज कराती है तो हम बोलते हैं वहाँ पर इम्पल्स लग रहा है, और वो इम्पल्स वो इम्पल्स होता है चेंज इन, सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। अगर ये लीनियर मोमेंटम इंटरवल में चेंज हुआ हो तो हम इसको बोलेंगे जनरल चेंज इन मोमेंटम, और अगर ये लीनियर मोमेंटम इंस्टेंटेनियसली चेंज हुआ हो तो हम इसको बोलेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स शब्द हमेशा तब यूज़ करना है जब सडन चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम तब यूज़ करना है जब उसको चेंज होने में कुछ टाइम इंटरवल लगे। जैसे अगर आपने बॉल को अचानक से ही कैच करोगे, ये थोड़ा ना कि आप बॉल को बता के कैच करोगे। बॉल आपके हाथ में आई, आपने कैच कर ली, तो अचानक से आपने बॉल को कैच किया, ठीक है ना। तो अब दो ऑप्शंस है, या तो आप बॉल को कैच करने में कुछ टाइम दे सकते हो,
यहाँ आप ऐसे हाथ खोल करके खड़े हो जाओ, बॉल आकर करके आपके हाथ में टकराए, तो अगर बॉल आकर के आपके हाथ में टकराई तो सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ, और आपने इस तरीके से बॉल को कैच किया तो लीनियर मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम मिला। तो ये दो चीज़ें आती है। तो यहाँ पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कुछ टाइम लेकर के होगा, और ऐसे केस में सडनली होगा। तो इस केस में इम्पल्स लगेगा, इस केस में इम्पल्स नहीं लगेगा। हम यहाँ पर बोलेंगे जनरल चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। तो ये यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये कोलिजन तक ले जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज वे में बोलूँ तो अगर हमारे पास ft ग्राफ है और फोर्स बढ़ रही है और फिर कम होकर के ज़ीरो हो जा रही है, तो इस ft ग्राफ का जो एरिया होगा वो या तो हमें इम्पल्स बताएगा, डिपेंडिंग कि ये टाइम बहुत थोड़ा सा है या बहुत लार्ज। अगर बहुत लार्ज हुआ तो चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे, बहुत थोड़ा सा हुआ तो इम्पल्स बोलेंगे, ठीक है ना। और यही जो एरिया होगा या तो इम्पल्स या चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताएगा, ये होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको सवाल मिलेगा इस पे। नेक्स्ट, इसी में दूसरा केस आता है बुलेट प्लेट प्रॉब्लम। हमने ये बुलेट फायर करी, इसका सडनली मोमेंटम चेंज हुआ, हो सकता है बुलेट सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है जाकर के स्ट्रक कर जाए, ठीक है ना। तो जब बुलेट का चेंज इन लीनियर मोमेंटम इस सिचुएशन में निकालना होगा, हम उसको बोलेंगे इम्पल्स, ठीक। तो ये इम्पल्स निकालने का तरीका वही चेंज इन लीनियर मोमेंटम मैंने किया। अब अगर आपसे पूछता है इस प्लेट पर लगने वाली फोर्स बताओ, तो इस प्लेट पर लगने वाली फोर्स हो जाएगी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। मैं यहाँ इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम इम्पल्सिव फोर्स। तो ये हो जाएगी चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय डेल्टा टी। चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो गया एम वी प्लस यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम एक बुलेट के टकराने से हुआ, अगर ऐसी n बुलेट टकरा रही है तो n बाय डेल्टा टी। तो ओवरऑल जो फोर्स लग रही है प्लेट के ऊपर वो हो जाएगी n m v प्लस यू, ठीक है ना, जहाँ स्मॉल n को बोलते हैं नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड। तो इस पे आप मान करके चलो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे मिल सकता है। मैंने रखा है, अभी कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। ओके, अब देखो पहला सवाल आपके सामने असर्शन रीजन है आया था। अब असर्शन रीजन नहीं आया था, स्टेटमेंट बेस्ड आया था, मैंने असर्शन रीजन भी डाल दिया। चलो इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो असर्शन रीजन ये कह रहा है मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन, ठीक है ना। तो इनर्शिया बॉडी का मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा आपको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में जब आप 100% श्योर हो ना, असर्शन रीजन अगर आया, स्टेटमेंट वाला नहीं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जैसा आपके में आया था कि बताओ करेक्ट है फॉल्स है ये है वो, वहाँ तो ठीक है चल जाएगा। बट अगर असर्शन रीजन आया 100% श्योर हो तो टिक करो, अगर नहीं हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना, नेगेटिव मत करके आना, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो आ गया वही बुलेट वाला प्रॉब्लम, अब इसको ध्यान से पढ़ो, और इस टाइप का फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ खास नहीं है एफर्ट इसमें। तो ये बोल रहा है बुलेट ऑफ मास इतना हिट्स अ प्लेट। तो मास ऑफ बुलेट हमें दे रखा है 0.03 kg। अब यहाँ पर मैं इम्पल्स वाले प्रॉब्लम में ना आपको एक प्रॉब्लम ऐसा भी कराऊंगा जिसकी ट्रिक भी डेवलप करके दूंगा, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे भी बोल रहा हूँ इम्पल्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आगे आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो मास हमें दे रखा है 0.03 kg, रेट एट द रेट ऑफ 200 बुलेट पर सेकेंड। तो स्मॉल n हो गया 200 बुलेट पर सेकेंड, ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट टकरा रही है 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, आगे कुछ नहीं दे रखा, रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो मान के चल रहे हैं बुलेट फाइनली डेड हो जाती है। डेड मतलब वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो अब हमें पता करना है एवरेज फोर्स। तो ये फोर्स पता करने का तरीका हो गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। आप कंसेप्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डेल्टा पी हो गया एम वी, ठीक है ना, या एम यू लिख लो, बाय डेल्टा टी। मान लो कैपिटल एन नंबर ऑफ बुलेट्स है तो एन बाय डेल्टा टी हो गया स्मॉल एन नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, एन एम यू। बस डेटा पुट कर दो। तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड हो गए 200, मास ऑफ बुलेट हो गया 0.03 एंड स्पीड ऑफ ईच बुलेट हो गया 30। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, आपको 100% ये प्रॉब्लम अटैम्प्ट करके आना है, ठीक है ना। इस पे बेस्ड जो आपके कॉम्पिटिशन में यानी नीट एग्जाम में प्रॉब्लम आया है मैंने लास्ट में रखा है, आपको दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर सेक्शन में कि एक एक सेक्शन जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आए हुए हैं, ठीक है ना, और आगे भी आते रहेंगे, तो इसलिए इनको हमें छोड़ के नहीं जाना।
तो रिजल्ट हमारे पास आ गया, ये बन गया 9 और 9 टू जा 18 यानी 180 न्यूटन का एवरेज फोर्स एक्ट करेगा। तो इस बेसिस पे हमारा राइट आंसर हो गया सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाँ, ये प्रॉब्लम के बारे में मैं बोल रहा था, इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको एग्जाम से पहले जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक है ना। अब नॉर्मली बुक के अंदर आप इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो वो सॉल्यूशन आपको इंटीग्रेशन से दे रखा है। मैं आपको इस प्रॉब्लम को करने की 1 लाइन की ट्रिक भी दूंगा, अब ध्यान से सुनना। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, तो फोर्स हमें दे रखी है 600 - 2 × 10⁵t, ठीक है ना। Where F is in Newton and T in second, the force on the bullet becomes 0 as soon as bullet leaves the barrel. तो यानी बुलेट जैसे ही बैरल से बाहर जाती है फोर्स खत्म हो जाती है। तो पहले हम फोर्स को 0 करके वो टाइम निकाल लेते हैं जितनी देर तक ये फोर्स एक्ट कर रही है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने फोर्स को 0 पुट किया, तो फोर्स 0 पुट करते ही टाइम की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये फोर्स इतनी सी देर के लिए एक्ट कर रही है, क्योंकि ये टाइम बहुत थोड़ा सा टाइम है, इसलिए हम इस फोर्स को बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स, और इसकी वजह से जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा उसको बोलेंगे इम्पल्स। आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। अब ग्राफ से तो मैंने बताया था कि FT ग्राफ का एरिया इम्पल्स बताता है। अब यही स्मार्ट वर्क है, ठीक है ना। एक है स्मार्ट वर्क, एक है हार्ड वर्क। अब देखो, अगर आपको इम्पल्स निकालना है यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो आपने इंटीग्रल FDT किया, ये हुआ हार्ड वर्क, और 0 से T तक इसको इंटीग्रेट किया, दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क, ठीक है ना। आंसर इससे भी आएगा। तो मेथड नंबर 1, दोनों मेथड आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में जो आपको पहले हिट कर जाए वो आप मेथड लगा देना, ठीक है ना। ये नहीं सोचते रह जाओ सर ने क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक तो मैं बता रहा हूँ, बट अगर एग्जाम में क्लिक हो जाए तो लगा देना, अदरवाइज जो मेथड आए उससे लगाना, प्रॉब्लम हमें छोड़ के नहीं आना, ठीक है ना। तो इंटीग्रल FDT में मैंने पुट किया 600 - 2 × 10⁵t और टाइम्स आ गया dt, और इसको मैंने 0 से लेकर के t यही टाइम है जितनी देर तक फोर्स एक्ट कर रही है, इंटीग्रेट किया। तो मेरे पास रिजल्ट आया कि डेल्टा P इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यह आ जाएगा 600t - 2 × 10⁵ और t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, 0 से लेकर के t। अब पुट कर देते हैं, देखो t पुट करेंगे तो इनकी जगह t आएगा, 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया 600t - 10⁵t², ठीक है ना। अब t की वैल्यू डाल दो, तो t की वैल्यू है हमारे पास 3 × 10⁻³ -10⁵ 9 × 10⁻⁶। तो ये रिजल्ट बन गया 1.8 - 0.9, आंसर आ गया 0.9 न्यूटन पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। पर मेथड लेन दी है ना, तो मेथड लेन दी है। अब दूसरा मेथड नंबर 2, इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट। ये शॉर्टकट ट्रिक आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, कि आप कितने लेवल तक वहां पर दिमाग लगा सकते हो। ऑब्वियसली दिमाग लगाएंगे तो सवाल जल्दी होगा, ठीक है ना। तो अब प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि अगर ग्राफ हो और ग्राफ का एरिया निकालें तो फट से आ जाएगा, इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सोचो आप इस FT का अगर हम ग्राफ बनाएं तो दोनों की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, नेगेटिव स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट ये हो गया। तो मैंने क्या किया, FT ग्राफ बनाया, ठीक है ना। ध्यान रखना ये ट्रिक बड़ी सिंपल है। इस तरीके से 600 से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह पर फोर्स 0 हो रही है 10⁻³ सेकंड पर। अब मेरे को अगर एवरेज इम्पल्स निकालना है तो सिंपल ये एरिया निकालना है। तो इस डेल्टा P का वैल्यू हो गया ये एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू, ठीक है ना, हाइट यानी 600। तो रिजल्ट आ गया मेरे पास फिर से 1.8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.9 न्यूटन पर सेकेंड। तो अब आप चेक करो, फटाफट से आंसर आया, बिना इंटीग्रेशन के आंसर आया, सिर्फ एक लाइन लगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, मैंने बोला ये डिपेंड करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर और नेचर ऑफ ग्राफ के ऊपर। अगर, और प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल दे रहा हूँ, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम इंटीग्रेशन से काम चला लेते। अगर ये t² हो जाता
यहाँ t माइनस टी स्क्वायर हो जाता। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बनता नहीं, पैराबोलिक ग्राफ बनता। पैराबोला का एरिया हमें क्या पता, ठीक है ना। तो हम एरिया की टेक्निक नहीं लगाते, फिर चुपचाप से इंटीग्रेशन करते। तो सवाल ये उठता है नीट एग्जाम में क्या आना चाहिए। तो नीट एग्जाम ये नहीं चेक कर रहा कि आप जो है इंटीग्रेशन कितने हाई लेवल तक का जानते हो, वो ये चेक कर रहा है आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, ठीक है ना। तो जनरली इसमें 99% मैं श्योर हूं कि इक्वेशन लीनियर ही रहती है। तो आप ग्राफिकल सॉल्यूशन प्रेजेंट करके सवाल को विद इन 30 to 45 सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हो रादर देन इंटीग्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टिप थी, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लिख लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट है ये वेक्टर वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये वेक्टर वाला भी प्रॉब्लम आपके में आ चुका है इस तरीके का ऐसा नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको रखा है कि आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन समझ लेना, इंपल्स वाला लास्ट वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट था। अब ये प्रॉब्लम ऐसा वेक्टर वाला प्रॉब्लम बहुत से बच्चे अटक जाते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा ताकि फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए। तो ये बोल रहा है 3 फोर्सेज F1 F2 F3 एक्ट साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है तो तीनों का वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो जैसा सवाल कह रहा है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे चलते जाओ आगे। इफ F1 फोर्स वर रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, ठीक है ना। अब अगर हम F1 को रिवर्स कर दें, यानी F1 की जगह मैं यूज करूंगा माइनस F1 वेक्टर, ऑब्वियसली फिर इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। अब जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स का कंसेप्ट ध्यान रहना चाहिए, वेक्टर सम होती है। तो माइनस F1 क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो गया, प्लस F2 प्लस F3 होगी। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन बताओ। अब स्मार्ट वर्क क्या है, यहां से आपने F2 प्लस F3 का वैल्यू उठाया इक्विलिब्रियम के कंडीशन से, ठीक है ना, और यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो F2 प्लस F3 का वैल्यू हो गया माइनस F1, रिजल्ट बना माइनस 2F1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर। आपको यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा 4th वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट है आपका फिर से ऐसा प्रॉब्लम जो फॉर्मूला बेस्ड है बट आपके सेक्शन में काफी देखा गया है। प्रॉब्लम वाटर जेट वाला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg, तो ये मेटल का ब्लॉक है जिसका वेट 2 kg है, ठीक है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने इसको रखा हुआ है, ठीक। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट ऑफ वाटर, तो ये वाटर की जेट आकर के इससे टकराती है एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। तो डेल्टा m बाय डेल्टा t रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, ये हमें दे रखा है 1 kg पर सेकेंड, ओके। एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इस जेट की स्पीड हमें दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो टकराने पर क्या होगा, ये ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का देगी, हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। कंसेप्ट, इस फोर्स की, इसकी वजह से, जेट के टकराने की वजह से जो फोर्स यहाँ लगेगी, पहले वो फोर्स निकालेंगे। ये निकालने के लिए मैंने यूज किया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। अब देखो फाइनली टकरा करके जेट तो रुक गई, तो डेल्टा पी का वैल्यू हो गया mu डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। m बाय डेल्टा टी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1 kg पर सेकेंड। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 1 kg पर सेकेंड, जिस स्पीड से जेट टकरा रही थी 5, वो सब्स्टिट्यूट किया, तो फोर्स का वैल्यू आ गया मेरे पास 5 न्यूटन। यानी ये वाटर जेट इस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब आप एक्सेलरेशन चुटकियों में निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए F इक्वल्स टू ma किया, तो 5 इक्वल्स टू 2a, a का वैल्यू मेरे पास आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रॉब्लम में हमने आंसर देखा, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, टिक किया। चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट हमारे पास फिर से कंसेप्ट आता है। तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इम्पल्स का सेक्शन है, छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना। टेस्ट में भी मार्क करके दे दूंगा मैं प्रॉब्लम, इम्पल्स के आपको जरूर कर लेनी है, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ना है। अब जो दूसरा सेक्शन है, ये ध्यान रखना, इस टाइम अगर हमने कुछ भी लापरवाही करी, ठीक है ना, थोड़ा सा भी हम सीरियस नहीं हुए अपने फ्यूचर को लेकर के, तो फिर साल भर रिपीट करना पड़ सकता है, ठीक, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। मैं आपसे सिर्फ 1 महीना मांग रहा हूँ कि 1 महीने आप मेरे साथ पूरे एफर्ट से और पूरे सीरियस होकर के, ठीक है ना, अपने जो आपका जो लक्ष्य है उसके लिए बिल्कुल सीरियस होकर के कि नहीं यार हमें डॉक्टर बनना ही है। तो हम अब इस 1 से सवा महीने के अंदर जो हमारा टाइम बचा है, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और एक एक चीज़ जो है वो रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप ये कर गए तो सिलेक्ट हो जाओगे, तो ध्यान देना। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कनेक्टेड ब्लॉक प्रॉब्लम, जो कि बहुत ईजी टास्क होता है। इसमें इंपॉर्टेंट है थिक रोप का कंसेप्ट, जो कि अगेन इजी कंसेप्ट है, आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप इसको कर सकते हो, बहुत बार मैंने सिखाया हुआ है। तो जैसे डायग्राम देख रहे हो, हमारे पास 2 ब्लॉक हैं और बीच में थिक रोप कनेक्टेड है, हमने फोर्स लगा दी। तो मैंने तरीका दिया हुआ है कि सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो,
तो आप सिस्टम बाउंड्री बना लो। तो ये सिस्टम बाउंड्री बन गई। सिस्टम बाउंड्री बनते ही इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती हैं और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला, अब इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो आपका पहला टास्क होगा एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना। दूसरी स्टेप, अब आपसे वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की टेंशन पूछेगा। जहां पर टेंशन पूछे, जैसे मान लो मैंने यहां पूछी, आप यहां से स्ट्रिंग को काट दो और बीच में एक आइडियल स्ट्रिंग जोड़ दो, ठीक है ना। तो अब आप उस जगह की टेंशन निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, टेंशन निकालते वक्त हम सिस्टम को उधर से दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो अब ये पार्ट और ये पार्ट। अब बात आती है मास लिखने की। कई बच्चों को ये मास लिखने में दिक्कत होती है, तो ये मास लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है, लीनियर डेंसिटी कंसेप्ट। टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ, ठीक है ना, सिंपल सा टास्क। तो अगर मेरे को इसका मास लिखना है तो टोटल मास किसका, स्ट्रिंग का, यानी पूरे सिस्टम का ले लिया, बाय टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ। सिमिलरली इसका लिख लिया। अब देखो, टेंशन आप यहां से भी निकाल सकते हो, टेंशन आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो उस जगह से टेंशन निकालो जिस जगह सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा हो, वहां आसानी से आएगी। तो मैं यहां से निकालूंगा तो मेरे को F माइनस टी करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों करूं मैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। और अगर मैं यहां से निकालूं तो टी मेरे पास डायरेक्टली आएगा, सिंगल स्टेप में आएगा। तो हमेशा, हाँ, अगर इधर भी फोर्स लग रहा होता तो बात बराबर है, फिर चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, फिर तो कहीं से भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। बट अगर एक ही तरफ फोर्स लग रहा है तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसे छोड़ दो, जो बैक साइड में बच रहा है वहां, या अपोजिट साइड में बच रहा है वहां से टेंशन कैलकुलेट करो, एक लाइन के अंदर आएगी। तो ये टेंशन कितनी होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया ये प्लस ये, एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाल रखा है। तो ये होता है थिक रोप का कंसेप्ट, या कनेक्टेड ब्लॉक बोल लो। अब अगर यही आइडियल स्ट्रिंग होती तो मास ही नहीं होता, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं होती, हमें नहीं होती, यहाँ पर जरूर होती, ठीक है ना। तो फिर हम वही एक्सेलरेशन निकालते हो, जहाँ की टेंशन निकालनी है वो बहुत ईजिली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसी तरीके का पुली का कंसेप्ट है। तो आई थिंक इस स्टेज में आपको पुली और ये थिक रोप, ये सारे कंसेप्ट तो बहुत छोटे छोटे से आपको ज़रूर आने चाहिए, छोड़ के जाने का चांस ही नहीं है। तो पुली से ये ब्लॉक का सिस्टम कनेक्टेड है। ये स्प्रिंग बैलेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा है। कई बार रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पूछ लेते हैं, तो पुली में देख लो कौन सा वेट ज़्यादा है कौन सा वेट कम है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होगा वो ड्रैग करके ले जाएगा। तो ये चलाने वाला हो गया, सिस्टम बाउंड्री बना लो तुरंत, ठीक है ना। टी कट जाएगा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक तरह से टेंशन निकाल लो। हाँ, निकाल मत लो एग्जाम में। ये टेंशन जो यहाँ निकली रखी है ना सिंगल पुली में, ये टेंशन की वैल्यू आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ताकि आने वाले सवालों में हम बैठे वहाँ टाइम पास ना करते रहें। तो सिंपल फॉर्मूला है ट्वाइस m1 m2g बाय m1 प्लस m2, आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आपको रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस चाहिए तो ये रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन दोनों टेंशन के सम के बराबर हो जाएगा, यानी 2t मतलब 4m1 m2g बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा इसका कनेक्टेड ब्लॉक विद आइडियल रोप और नॉन आइडियल रोप और पुली का कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आई थिंक बहुत सिंपल है, चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, सिंपल सा प्रॉब्लम मैंने कनेक्टेड ब्लॉक का लिया है, आइडियल स्ट्रिंग्स ले रखी हैं, पहले फटाफट से इसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रॉब्लम कह रहा है 3 इक्वल मासेस ए बी सी। तो हमें 3 मासेस दे रखे हैं, तीनों इक्वल दे रखे हैं, कितने नहीं पता, हमने अपने तरफ से एम ले लिए, ठीक है ना। आर पुल्ड विद कांस्टेंट फोर्स एफ की फोर्स से पुल किया। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद स्ट्रिंग, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ द टेंशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो देखो, टेंशन यहाँ की हो गई T1, इधर की हो गई T1, इधर की हो गई T2, इधर की हो गई T2। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि रेशियो निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो में वो कट जाएगा, एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का ही सेम है। तो स्मार्ट वर्क ये है, अगर मेरे को ये T1 निकालना है तो मैं यहाँ से सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा, देख लिया। इधर से तो मैं टेंशन नहीं निकालने वाला, क्योंकि फोर्स इधर साइड पर सिंगल फोर्स है T1 की, ये तो कट जाएगा। तो मैं इधर से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। तो T1 की वैल्यू मेरे पास आ गई मास 2m इंटू एक्सेलरेशन a, सिंपल, ठीक है ना। अब मेरे को T2 निकालना है तो मैं यहाँ से सिस्टम को 2 पार्ट, ये आगे वाला पार्ट ये पीछे वाला पार्ट, तो मैं यहाँ से टेंशन निकालूंगा। तो T2 की वैल्यू हो गई m इंटू ए। अब देख रहे हो, रेशियो पूछ रहा है, टेंशन पूछता तो ये चाहिए होता है, रेशियो पूछ रहा है तो ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। तो T1 बाई T2 का रेशियो सिंपल 2:1। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करो, ये नहीं कि आप वहाँ बैठे हो हार्ड वर्क कर रहे हो, नहीं जी, हम तो टेंशन के लिए एक्सेलरेशन पहले निकालेंगे, ठीक है। ये तो देख लो, टेंशन पूछ रहा है या रेशियो पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है तो ये कट जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कनेक्टेड ब्लॉक का मैं इसको लिख दूं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम ये कह रहा है कि यहाँ पर 2 पुली के सिस्टम दे रखे हैं,
एक में 2m का मास, इधर m का मास है। इधर मास की जगह हमने डायरेक्टली थ्रेड को पकड़ के 2mg के फोर्स से पुल कर लिया। तो हमें ये बताना है देन एक्सेलरेशन ऑफ मास m इन केस 1, यानी फर्स्ट केस में 0 होगा, मोर देन केस 2, मतलब दोनों को बेसिकली कंपेयर करना है। तो देखो ये तो सिंपल हमारा पुली का सिस्टम हो गया, और यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए फटाफट से नीचे की तरफ 2mg लगाया, इधर हमने mg लगाया, ठीक है ना, स्ट्रिंग में हमने टेंशन लगाया, वैसे इतना भी नहीं लगाओ, सीधे सीधे कर लो, ठीक है ना, और हमने इसका एक्सेलरेशन a1 मान लिया। तो a1 की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास आ गई, चलाने वाला फोर्स, ठीक है ना, विच इज 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 3m। तो रिजल्ट आ गया g/3। ये प्रॉब्लम आप बहुत सारे टेस्ट, आपने अगर कहीं के भी टेस्ट दिए होंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट में ये प्रॉब्लम मिला होगा, ठीक है ना। हर एक कोचिंग के टेस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम रहता ही रहता है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो छोड़ के मत जाना। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट केस हमारे पास आ गया g/3। अब सेकंड केस में इधर दिखा देता हूँ। तो सेकंड केस में हमने क्या किया, स्ट्रिंग में फोर्स लगा दी, कितनी, 2mg की। तो स्ट्रिंग में लगाई गई फोर्स जो होती है वो स्ट्रिंग की टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो फोर्स दे रखी है दैट इज इक्वल टू टेंशन, यानी 2mg। तो मैंने इधर टेंशन लगाया 2mg का, नीचे की तरफ mg आया, और मैंने इसके एक्सेलरेशन a2 को कैलकुलेट किया, 2mg माइनस mg, ठीक है, इक्वल्स टू ma। यहां से मेरे पास a2 का वैल्यू आ गया g। अब आप कंपेयर कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस इज g/3, सेकंड केस इज g। तो फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन सेकंड से कम है, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम। तो राइट आंसर हो गया इज लेस देन दैट इन केस 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके, फिर से कनेक्टेड ब्लॉक का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है 2 मासेस 10 एंड 5 kg। तो 10 और 5 kg के 2 मासेस दे रखे हैं, और सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एज शोन इन फिगर। तो इसको रिजिड सपोर्ट से हमने सस्पेंड कर दिया। आगे बोल रहा है द सिस्टम इज पुल्ड डाउन विद अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। तो हमने एडिशनल 150 न्यूटन की फोर्स नीचे की तरफ लगा रखी है। स्ट्रिंग अटैच टू द सपोर्ट ब्रेक। ये वाली स्ट्रिंग जो होती है ना, ये ब्रेक हो जाती है, स्नैप हो जाती है, टूट जाती है। आगे बोल रहा है देन द एक्सेलरेशन, देन द स्ट्रिंग अटैच टू द सपोर्ट ब्रेक एंड द सिस्टम एक्सेलरेट डाउनवर्ड इन केस द फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट। ये फोर्स हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता करके देना है टेंशन एक्टिंग बिटवीन द 2 मासेस। ये टेंशन, ठीक है ना, जीरो भी हो सकती है, हो सकता है स्ट्रिंग लूज हो जाए टूटने के बाद, कोई ज़रूरी नहीं है, लूज हो सकता है लूज ना हो, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता ये टेंशन कितनी होगी, और इसे कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा। फिलहाल यहाँ से तो स्ट्रिंग टूट चुकी है, फोर्सेस लगाओ। इसका वेट नीचे 50 न्यूटन, इसका वेट नीचे 100 न्यूटन। आप इधर की टेंशन को टी ले लो, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम नीचे गिर रहा है ए के एक्सेलरेशन से। क्या बनाया मैंने, सिस्टम बाउंड्री। पहले मैं ए निकालूंगा, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए मैंने लगाया चलाने वाला फोर्स। तो चलाने वाला मतलब जो ए के डायरेक्शन में, तो ये तो कट गया, सारे के सारे ही बेचारे ए के डायरेक्शन में है। तो टोटल फोर्स हो गया 150 + 50 + 100, तो विच इज 300 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 15 इंटू ए। तो आप ए का वैल्यू देखें इधर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन। अब हम टेंशन निकालेंगे। तो मैं टेंशन चाहे यहाँ से निकालूँ चाहे यहाँ से निकालूँ, दोनों जगह दो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लास्ट वाले ब्लॉक से निकालेंगे तो जल्दी आएगा, फर्स्ट वाले से, दोनों में से किसी से कर सकते हो। फिर भी प्रेफरेबली मैं ये वाला ब्लॉक ले रहा हूँ। तो अगर मैं इधर से टेंशन निकालूँ तो इक्वेशन बनी 100 + t इक्वल्स टू 10a, ठीक है ना। 100 + t, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो गया 200, टी का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का टेंशन स्टिल दोनों के बीच में एक्ट करेगा ऊपर वाली स्ट्रिंग टूटने के बाद भी। तो राइट आंसर हो गया इसका हमारा थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो ये था आपके आईपीएमटी में आया हुआ पुराना प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसको मैंने जानबूझ के यहाँ रखा है ताकि रिवीजन में कोई कमी ना रहे। ये कह रहा है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, देन एंगल थीटा शुड बी। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं, फोर्स बैलेंस लगाएंगे हम। तो देखो यहाँ की टेंशन जो हो गई वो mg के बराबर हो गई, यहाँ की टेंशन भी mg के बराबर हो गई। तो ये तो कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। अब इधर वाले ब्लॉक पर आते हैं। इधर वाले ब्लॉक की टेंशन इधर लगी, ये टेंशन इधर लगी, नीचे √2 mg लगा। तो अगर आप इधर की फोर्सेस बैलेंस करोगे तो ऊपर की तरफ जो टेंशन के कंपोनेंट हो गए वो t cos थीटा हो गए, दैट मीन्स 2t cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वाले कट गए। तो बहुत सिंपल हो गया प्रॉब्लम। फोर्सेस को बैलेंस करते हैं तो 2t cos थीटा इक्वल्स टू √2 mg, ठीक है। तो 2t cos थीटा इक्वल्स टू √2 mg। यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे t का वैल्यू mg सब्स्टिट्यूट किया, कट किया, तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/√2 एंड थीटा इज 45 डिग्री।
तो राइट आंसर हमें मिल गया इसके अंदर थर्ड वाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि एक एक प्रॉब्लम जो आप कर रहे हो वो प्रॉब्लम आपकी प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ढूंढ करके करते तो शायद आप इनमें से कोई प्रॉब्लम छोड़ देते, लास्ट मोमेंट पे आपको पता नहीं चलता ये पढ़ें या वो पढ़ें, ठीक है ना। हम क्वेश्चन बैंक लगाएं, हम कौन सी बुक लगाएं, तो बेस्ट है कि आप यहाँ पर मेरे साथ लगा लो, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी A to Z। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, आप देखो आ गया ना, चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा है कि थिक रोप का प्रॉब्लम है, पढ़ो। कह रहा ब्लॉक इज प्लेस्ड in a frictionless surface in gravity free space, heavy string of mass m, तो ये रही heavy string, ठीक है, जिसका मास small m दे रखा है, is connected and force F is applied, then the tension at the middle point of rope, हमें यहाँ टेंशन निकालनी है मिडिल पॉइंट पर। देखो ये टेंशन तो बात की बात रही, सबसे पहले सिस्टम बनाओ और एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो हमेशा पहला काम यही एक्सेलरेशन निकालते हैं, फोर्स बाय मास m प्लस m। अब जहां टेंशन निकाली है वहां से सिस्टम को ब्रेक कर दो। तो मैं यहां से सिस्टम को दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। एक पार्ट हो गया कैपिटल M और एक पार्ट हो गया ये m/2 क्योंकि मिड पॉइंट है। दूसरा पार्ट हो गया ये m/2, ठीक है, और इधर हो गया F और ये मैंने आइडियल स्ट्रिंग जोड़ दी और यहां मैंने टेंशन लगा दी। अब आप बताओ कहां से टेंशन निकालना इजी है, फ्रंट वाले से या बैक वाले से, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ कोई और फोर्स नहीं लग रही, यहाँ से हम टेंशन पकड़ के ढूंढ के निकाल लेंगे। तो टेंशन का वैल्यू हो गया m प्लस m/2 इंटू A और A की वैल्यू हो गई F बाय m प्लस m। तो आप देख रहे हो सिंपल वे में हम लोग थिक रोप के प्रॉब्लम को भी उड़ा दे रहे हैं। तो m प्लस m/2 F डिवाइडेड बाय m प्लस m, तो राइट आंसर इसमें हमारा फर्स्ट वाला हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, पहला मैंने बताया इंपल्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैं बोल रहा हूं सूडो फोर्स इंपॉर्टेंट है। सूडो फोर्स में भी, ठीक है ना, एक तो ये लिफ्ट वाला कंसेप्ट आ जाता है, ये भी लिफ्ट वाला ही कंसेप्ट है। तो एक लिफ्ट वाला कंसेप्ट है, ये बहुत ही बच्चों वाला कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई खास दिमाग नहीं लगाना होता, फटाफट से आंसर आ जाता है। तो इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है। सूडो फोर्स के अंदर जो नो रिलेटिव स्लिपिंग वाला केस है, जो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उससे डायरेक्ट सवाल आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा, इसलिए उसको हम छोड़ के नहीं जाएंगे, करके जाएंगे। तो सूडो फोर्स क्या होती है? तो कंसेप्ट, सूडो फोर्स तब लगती है जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। सिंपल शब्द बोला है मैंने। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से जब भी हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, तो हमें सूडो फोर्स उसके ऊपर लगानी होती है, जो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है और जिसका फॉर्मूला ma होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये पर्सन लिफ्ट के अंदर है, तो अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे ना, कोई सूडो जूडो लगाने की जरूरत नहीं है। बट जब आप लिफ्ट से ऑब्जर्व करोगे और लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, तो आपको पर्सन पे सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाया तो लॉज ऑफ मोशन इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो कई कंसेप्ट में पूछा जाता है कि लॉज ऑफ मोशन कौन से फ्रेम से वैलिड होते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम से वैलिड होते हैं। नॉन इनर्शियल से वैलिडेट करने के लिए हमें उसमें सूडो लगाना पड़ता है। अगर हमने सूडो नहीं लगाया, लॉज ऑफ मोशन गलत हो जाएंगे। ये कंसेप्ट का पार्ट है, ध्यान रखना, टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर देख रहे हो आप, लिफ्ट जो है उसका एक्सेलरेशन 0 है, हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालनी है, दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां तो सिंपली फोर्सेस बैलेंस कर लेंगे, तो n की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, यानी ट्रू वेट हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है ना, तो इस n की वैल्यू आएगी mg प्लस a, जिसको आप g फैक्टर भी बोल सकते हो या अंदर बैठ करके सूडो लगा के भी चेक कर सकते हो। तो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो ध्यान सुनना, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है या नीचे की तरफ डी एक्सेलरेट कर रही है, दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ डी एक्सेलरेट करना, वेलोसिटी नीचे होना, ए ऊपर होना। तो मैटर ये नहीं करता कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, मैटर ये करता है कि ए का डायरेक्शन कहाँ की तरफ है। तो कई बच्चे ये सोचते हैं लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट बढ़ेगा, नहीं। जब लिफ्ट ऊपर जाए और एक्सेलरेट करे, ए इंपॉर्टेंट है, ए का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए, तो ए अप तो वेट अप, ठीक है ना, बढ़ेगा। अदरवाइज ए डाउन तो वेट डाउन, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो जब लिफ्ट का ए अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस n की वैल्यू mg की जगह mg फैक्टर यानी g प्लस ए हो जाएगी। नेक्स्ट, यही लिफ्ट का ए डाउनवर्ड है। अब ये डाउनवर्ड दो सिचुएशन में होगा, आइदर लिफ्ट गोज डाउन एंड एक्सेलरेट और लिफ्ट गोज अप एंड डी एक्सेलरेट। शब्दों को ध्यान से समझना, ठीक है ना, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत में आओगे, थ्योरी वाले गलत करके आ जाओगे। तो n की वैल्यू हो गई इस सिचुएशन में mg फैक्टिव और g फैक्टिव हो जाएगा g माइनस ए।
अगर आपने लिफ्ट को फ्री फॉल करा दिया, बेचारी की रस्सी काट दी लिफ्ट की, तो वो जीवन में वेट मेजर करने लायक ही नहीं रहेगा, उसकी वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी, यानी रीडिंग 0 हो जाएगी इस सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पुली वाला प्रॉब्लम किया था, ठीक है ना। अब अगर इस पुली वाले प्रॉब्लम में मैं इसको हटा दूं, तो ये तो सिंपल वही है जो अभी आपने किया था। तो अब सिचुएशन ये है कि ये जो पुली है ये लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रही है। हमें इन ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और टेंशन निकालनी है और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालना है। तो सुनो, कुछ नहीं करना, सिंपल फंडा, हम अंदर बैठ जाते हैं। जब हम अंदर बैठ जाएंगे तो ये हमारे लिए वही सिस्टम हो जाएगा, पुली और मास का सिस्टम। अब इसका जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा इसको बोलेंगे हम रिलेटिव एक्सेलरेशन, सिंपल शब्द, ठीक है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट। एक लाइन का कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, बिना किसी बहुत लंबे फोर्सेस लगाना, ये करना वो करना, हमारे पास अभी वो टाइम नहीं है हम बैठ करके लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस लगाना, फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे, वो टाइम अब नहीं है, वो रेगुलर क्लास में होता है। तो हम लिफ्ट के अंदर बैठ गए, अब इस एक्सेलरेशन को हम ये रिलेटिव बोलेंगे। ये वही फॉर्मूला होगा, चलाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास, तो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। बस g की जगह g फैक्टिव आ जाएगा, देख लो आप। तो जहां जहां g दिख रहा है वहां वहां आप ये समझ लो g फैक्टिव आ जाएगा, यानी g प्लस ए या g माइनस ए। अब अगर आपको टेंशन निकालनी है, सेम फॉर्मूला, ट्वाइस m1 m2 बाय m1 प्लस m2, g की जगह g प्लस ए, ठीक है ना। रीडिंग निकालनी है 2t के बराबर, तो इसका 4 टाइम्स कर दिया हमने उठा करके। ग्राउंड से एक्सेलरेशन निकालना है, तो ग्राउंड से इस ब्लॉक के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो ये तो होगा ही होगा, साथ साथ में ये भी होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करके लिख दो। ये सिंपल फंडा होता है, बट इस प्रॉब्लम को एडवांस लेवल प्रॉब्लम बोला जाता है, ठीक है ना। बट आप इसको सिंपल 2 से 3 लाइन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो बिना दिक्कत के। अब आप देखो ये प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो सूडो फोर्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये पूरा एसएचएम तक मतलब बार बार आता रहेगा, और मैं इसको इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा, ये रूटीन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। लेक्चर्स में भी खूब बार किया हुआ है, अभी भी आपने खूब बार किया हुआ है, एग्जाम में आ गया, 10 सेकंड के अंदर आप उड़ा करके चल दो इसको, ठीक है ना, टाइम नहीं लगाना इसमें। पढ़ो, कह रहा बॉल इज सस्पेंडेड बाय थ्रेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ ट्रैम कार, ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी रिटार्डेड मोशन है। तो ये कार ले लो, जा आगे रही है, पर हमने ब्रेक अप्लाई किए, यानी ए इधर हो गया, ये रहा पेंडुलम। कह रहे कार की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से 0 होती है इन 5 सेकंड। तो ये क्यों दे रखा है? ये इसलिए दे रखा है आप रिटार्डेशन ए निकाल लो। तो मैंने लगाया v माइनस यू इक्वल्स टू AT, v हो गया 0, 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, a और t की वैल्यू आ गई 5, तो रिटार्डेशन देखो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है कि ये जो a का डायरेक्शन है वो v के डायरेक्शन के अपोजिट है, ऑलरेडी हमने लगा रखा है, तो अब हम सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जानना चाह रहा है एंगल बाय विच द बॉल डेविएट फ्रॉम द वर्टिकल, बॉल कितने एंगल से डेविएट करेगी वर्टिकल से। तो क्यों डेविएट करेगी, पहले तो इसके अंदर बैठे, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हैं, तुरंत सूडो लगा, ये जो कि बॉल को इधर ले जाएगा, ये इस बॉल की इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, इस एंगल का नाम हो गया थीटा, इधर लग रहा है सूडो MA का, नीचे की तरफ लग रहा है MG, ठीक है ना। मैं इसको क्लियर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इधर लग रहा है MA का सूडो, नीचे लग रहा है MG का फोर्स, वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रही है। तो मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ये एंगल का नाम थीटा कर दिया, इधर मैंने MA कर दिया, मेरा टास्क है थीटा निकालना, तो मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली विच इज़ A/G। तो आगे से ध्यान रखना, ये जो थीटा इक्विलिब्रियम का निकलेगा ना, वर्क पावर एनर्जी में भी आएगा tan इनवर्स A/G, ठीक, रटने को नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा रटने को, कंसेप्ट सीखो, ठीक है ना। तो tan इनवर्स A/G आ गया। अब इसमें क्या हुआ, थ्योरी भी आपकी रिवाइज हो गई, कंसेप्ट भी आपका रिवाइज हो गया, और आगे जब ये 2-3 बार आएगा तो आपको अच्छा लगने लगेगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को फिजिक्स बुरी लगती है, ऐसे ही धीरे धीरे करते करते, बुरी क्यों लगती है, प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, एक बार देखे उसके बाद कभी देखे ही नहीं, ठीक है ना। तो जब ऐसे प्रॉब्लम बार बार रिपीट होंगे ना और आपको धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई tan इनवर्स, अब A कितना था 2, G कितना था 10, तो ये आ गया tan इनवर्स 1/5, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसके अंदर थर्ड वाला करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओ देखो आ गया अपना फेवरेट, अभी मैं बोलूँगा फेवरेट है हमारा मैच द कॉलम, हर लेक्चर में मिलेगा आपको, और हर लेक्चर में इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि लास्ट तक पहुँचते पहुँचते मैच द कॉलम से तो आपकी दोस्ती हो जाएगी, आप इसको छोड़ के नहीं आने वाले, ठीक है ना। पढ़ो,
ये कह रहा है मैन ऑफ मास एम स्टैंड्स ओवर अ वेइंग मशीन इन अ लिफ्ट। तो हमें बताना है कि रीडिंग कितनी होगी किस सिचुएशन में, ढूंढ लेंगे बहुत आराम से। लिफ्ट मूव्स अप विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, तो हमें अच्छी तरह पता है एम जी प्लस ए होता है, तो बहुत सिंपल है, एम जी प्लस ए के हिसाब से ए का आंसर एफ होना चाहिए। ए का आंसर एफ इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। कितनी जल्दी फिल्टर हो गया आंसर। अब बी देखो, इसमें बी का ऑप्शन जी है, इसमें बी का ऑप्शन जी है, तो मैं बी को देखूंगा ही क्यों, ठीक है ना। जब अगला ऑप्शन मेरे को दोनों में से सिलेक्ट नहीं करवा पा रहा फाइनल आंसर, तो मैं उसको ढूंढूंगा ही क्यों। आगे बढ़े, सी का आंसर ई है, सी का आंसर एच है, तो मेरा सी से काम चल जाएगा। तो मैंने सी वाला ऑप्शन देखा, लिफ्ट मूव डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो रीडिंग ट्रू वेट के बराबर होगी, यानी इसका आंसर ई हो गया। अब इसका आंसर ई हो गया, तो सी का आंसर ई इसमें है, इसमें नहीं है, तो मेरे को पता चल चुका है मेरा राइट आंसर ये रहा। अब देख रहे हो, ये ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम मैच द कॉलम में लगाते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के मैच द कॉलम से हमारी दोस्ती होती है। ये नहीं अचानक से देखा और चारों ऑप्शन शुरू कर दिए, नहीं। तो ये हमारा अब श्योर शॉट हो गया कि हम मैच द कॉलम तो छोड़ के ही नहीं आएंगे भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो साफ साफ चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रहा है कि यार ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और कुछ ना कुछ या तो रीडिंग पूछेगा या नॉर्मल रिएक्शन पूछेगा। तो देखो कह रहा है एलिवेटर शोन इन द फिगर डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, मास ऑफ द ब्लॉक ए इज, तो इसका मास 0.5 kg है। बी का हमें कुछ नहीं दे रखा। फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, तो ए बी के बीच में यार क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ही तो लगेगा। तो बेसिकली हमें इधर का नॉर्मल रिएक्शन निकालना है जो कि ए के वेट के बराबर होना चाहिए, बट क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो मैंने जी फैक्टिव कर दिया। सिंगल लाइन के अंदर मेरे पास आंसर आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ए इज मास ऑफ ए इंटू जी फैक्टिव, जी फैक्टिव इज जी माइनस ए। अब मास ऑफ ए हो गया 0.5, जी माइनस ए किया मैंने, ठीक है ना, ए कितना है 2, तो जी माइनस ए करते ही आ गया 8 और रिजल्ट बन गया 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन इस पे एक्ट करेगा। राइट आंसर आपको मिल चुका है सेकंड वाला। मुश्किल कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर आपके कंसेप्ट ऐसे ही सॉलिड हैं, आपको रास्ते बनाने आते हैं तो आप लड़ाई जीत जाओगे, नहीं आते तो फिर 1 साल और गुजारना पड़ेगा। देखो इसको, हाँ अब मैं बोल रहा था ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बारी, तो ये मंकी का प्रॉब्लम और ये जो दो देख रहे हो ना आप, इनको बोलते हैं नो रिलेटिव स्लिपिंग का कंसेप्ट। तो मंकी एंड नो रिलेटिव स्लिपिंग का कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं इधर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूँ कि भाई ये आपको छोड़ के मत चले जाना, वरना चले गए तो जिम्मेदारी आपकी है। मैंने तो बताया था, आप ये नहीं कहोगे सर आपने बताया नहीं, तो मैंने तो बताया है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो मंकी प्रॉब्लम। अब देखो मंकी बहुतों को डंकी बनाता है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, ठीक है ना। उनको बनाता है जिनके कंसेप्ट वीक होते हैं। हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फटाफट से कर लेंगे। तो मंकी ऊपर की तरफ जा रहा है, सेम कंसेप्ट लिफ्ट वाला है, ठीक है ना। तो जब मंकी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करके जाएगा तो ये रस्सी को खींचेगा, खींचने से रस्सी की टेंशन बढ़ेगी जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ती है। तो ये टेंशन कितनी होगी, तो बड़े इजीली आप इस टेंशन को देख सकते हो। जी फैक्टिव कर दो, जी प्लस ए हो गया, ठीक है ना। तो एम जी प्लस ए कंसेप्ट वाइज चले तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए लगा लो। अगर मंकी नीचे की तरफ मंकी का ए नीचे की तरफ होगा, ये नहीं बोल रहा मंकी नीचे जा रहा है, ए नीचे की तरफ होना मतलब मंकी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है या ऊपर की तरफ डी एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है, दोनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हो। तो टेंशन की वैल्यू एम जी माइनस ए होगी। तो टेंशन ज़्यादा कब होगी, जब ए अप होगा, ठीक है ना। तो अगर मंकी टेंशन बढ़ाता चला जाए, यानी अपने एक्सेलरेशन को इंक्रीज करता चला जाए, रस्सी को और तेजी से खींचता चला जाए, तो एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है जब रस्सी टूट सकती है। तो जिस वक्त रस्सी टूटने वाली होती है उस टेंशन को बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन, और उससे ज़्यादा मंकी ने एक्सेलरेशन कर दिया तो फिर मंकी ऊपर नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि रस्सी टूट जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग टेंशन के वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और वेन एवर ब्रेकिंग टेंशन इज गिवन, आप टी ब्रेकिंग को एम जी प्लस ए डाल करके वहाँ से ए मैक्स निकाल सकते हो। कई प्रॉब्लम में वो ये पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मिनिमम टाइम बता दो, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं पूछते कि इनडायरेक्टली, ठीक है ना। भाई टाइम मिनिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ तक कर सकते हो, जब तक टेंशन ब्रेकिंग ना हो जाए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ए मैक्स निकाला, फिर आपने अपनी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दी, अगर यू 0 है तो 0 पुट कर दिया, तो टी की वैल्यू आ गई √2L डिवाइडेड बाय ए। तो अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम लगेगा, और हम इससे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक तो मंकी का कंसेप्ट अभी सवाल कराऊंगा। नेक्स्ट है नो रिलेटिव स्लिपिंग। नो रिलेटिव स्लिपिंग में क्या होता है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, घिसा हुआ कंसेप्ट है। घिसा मतलब बहुत बार आ चुका है और आता रहेगा। ये थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है। अब वो कहता है कितनी फोर्स लगाएं
कि इस मास की रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। रिलेटिव स्लिपिंग मतलब यहाँ से बैठ करके देखने पर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो कंसेप्ट तो ये होता है, सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री बनाओ, ठीक है ना, इक्वेशन लिख लो, F इक्वल्स टू एम प्लस एम ए हो गया। अब इसके ऊपर बैठो, सूडो लगाओ और फोर्सेस बैलेंस करो। और आप बताओ आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है क्या? किसी के पास नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू एक सिंपल फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, फिक्स्ड होती है और इतनी बार रिपीट होता है। तो मैं बच्चों से बोल देता हूँ कि यार ये कंसेप्ट एग्जाम में डिराइव नहीं करना, हर चीज़ हम डिराइव करेंगे तो फिर सवाल जल्दी कौन लगाएगा, ठीक है ना, फिर फिजिक्स पढ़ने का मतलब ही क्या है। तो ए की वैल्यू डिराइव हमें वो करना है या हमें डेरिवेशन सिर्फ उस जगह लगाना है जो प्रॉब्लम हमारा देखा हुआ ना हो, ठीक है ना, प्रैक्टिस किया हुआ ना हो, वहां पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है पूरा कंसेप्ट लगा करके। अदरवाइज 90% तो केसेस ऐसे होते हैं जहां हमारे प्रॉब्लम देखे हुए होते हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनको सॉल्व नहीं करना। तो ए की वैल्यू फॉर नो रिलेटिव स्लिपिंग होती है जी टैन थीटा, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद रख सकते हो। अब f की वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली m प्लस एम इंटू ए हो गया। अब आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, आपस का नॉर्मल रिएक्शन। ये कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू खाली mg cos थीटा के बराबर नहीं होती। mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, वो सूडो का कंपोनेंट भी आता है। इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन भी हम लोग लिख करके याद ही करा देते हैं ताकि एग्जाम में दिक्कत में नहीं फंसे। तो आपस का नॉर्मल रिएक्शन mg बाय cos थीटा होता है। इसी का एक भाई होता है, ठीक है ना, तो इस सवाल का एक भाई होता है, ठीक है, वो भाई बड़ा खतरनाक है। तो बच्चे याद तो ये करके चले जाते हैं, आ जाता है इसका भाई, ठीक है ना, जो पूरा डॉन है वो ही है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, ऐसा लगता है ये तो वही चल रहा है। कहता आप बताओ इसको इधर कितने एक्सेलरेशन से पुल करें कि स्मॉल m कॉन्टैक्ट लूज कर दें या वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करें। अब बच्चों को लगता है ये तो वही सवाल है यार, ए बराबर जी टैन थीटा, बेचारे चुपचाप से वही लगा जाते हैं, गलत कराते हैं। तो दो तरीके के सवाल हैं, एक तो कांटेक्ट बनाए रखना और स्लिपिंग नहीं होने देना, और एक में हमें कांटेक्ट को ब्रेक कर देना है। तो दोनों है ना बिल्कुल डिफरेंट पार्ट। तो जब हमें इस ब्लॉक के कांटेक्ट को ब्रेक करना है तो अगेन हम बैठते हैं, सूडो लगाते हैं और इसकी फोर्सेस में नॉर्मल को जीरो कर देते हैं, तब ए आता है। नहीं, आपको नहीं कैलकुलेट करना। इस ए का वैल्यू ये होता है आपको, सर ये तो मजेदार है, यहाँ जी टैन थीटा वहाँ जी बाई टैन थीटा। तो ध्यान रखना ये दो भाई हैं, ठीक है ना, एक में नो रिलेटिव स्लिपिंग है, वहाँ जी टैन थीटा है, और एक में हमें कांटेक्ट ही नहीं बनने देना, ब्रेक कर देना है, जी बाई टैन थीटा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, ये वाला एग्जामिनर ज़्यादा दे देता है ताकि स्टूडेंट को कन्फ्यूज कर दे वो। अच्छा, अब इसी तरीके का ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को भी हम सेम कंसेप्ट से करते हैं। एक बार ये रिजल्ट याद करा दिया ना, अब इसमें क्या करना है, इनकी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने देनी। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, बताई भी हुई है आप लोगों को कई बार। तो ए बराबर जी टैन थीटा ही रहेंगे। आप कहोगे टैन थीटा कहाँ दिख रहा है इसमें, तो टैन थीटा को लिखने का एक जुगाड़ है, वो है नहीं टैन थीटा, ये बस खाली ट्रिक का पार्ट है। तो टैन थीटा हो गया परपेंडिकुलर वाला मास बाय बेस वाला मास। तो हमने इसको बोल दिया परपेंडिकुलर, इसको बोल दिया बेस, तो आ गया जी एम टू बाय एम वन। अब अगर आपको ये फोर्स निकालनी है तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन करके आप फोर्स निकाल सकते हो। तो ये होते हैं हमारे पास कुछ जुगाड़ तंत्र जिनसे हम लेंदी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा श्रिंक करके छोटा बना देते हैं। अब लेक्चर्स के अंदर इनकी पूरी डिटेलिंग चलती है, हर एक बच्चे को पूरा कंसेप्ट बताया गया होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई होती हैं। तो लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है ना। तब जाकर के जब आप इनको देखते हो तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मेरे को तो आती है, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त हो जाता है। आ जाओ प्रॉब्लम पर। आ गया भाई, देखो मंकी लटका हुआ है यहाँ पर। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फिगर शोन अ ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक्सेलरेशन विद विच बॉय ऑफ मास m, तो मंकी की जगह किसी लड़के को टांग दिया बेचारे को, ठीक है ना, शुड क्लाइम द रोप, तो रोप तो क्लाइम इसमें भी करनी है, ठीक है ना, सो दैट एज टू लिफ्ट द ब्लॉक, तो हमें इस ब्लॉक को हवा में उठाना है। तो ये हवा में उठेगा तो नॉर्मल जीरो होगा, और यहाँ का टेंशन कैपिटल mg के बराबर होगा। अब इससे क्या मिला आपको, टेंशन का वैल्यू mg के बराबर। तो इसका मतलब ये अगर mg से ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर गया तो ब्लॉक हवा में आ जाएगा। तो हमें चाहिए जस्ट हवा में आए, लिमिटिंग कंडीशन। तो मैंने यहाँ टेंशन लगाई कैपिटल mg, नीचे की तरफ लगा स्मॉल mg, ये हो गया इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, सवाल खत्म हो गया। तो इक्वेशन बन गई कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इक्वल्स टू स्मॉल ma। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई m बाई एम माइनस 1 टाइम्स टी। अब आप राइट आंसर देख सकते हो, राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, है ना। सिंपल है, एक बार सीखने के बाद तो कर सकते हैं हम एग्जाम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, उड़ाओ अब इसको।
ये कह रहा है स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 1 in L। तो ये जो स्टेटमेंट है ना मैंने जानबूझ के रखा है, पूरा वैसा तो नहीं रखा जैसा अभी आपको बताया कि डायरेक्ट लगा दो उड़ गया प्रॉब्लम, थोड़ा सा ट्विस्टिंग टर्निंग। तो ये कह रहा है 1 in L। अब ये 1 in L का मतलब क्या होता है? 1 in L का मतलब होता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/L है, मतलब ये 1 है ये L है, तो ये हो गया पाइथागोरस से L² - 1। ये कहाँ हेल्प करता है? एंगल निकालने में। अब क्या कह रहा है? द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो इसको दिया जाए तो पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द इंक्लाइंड सरफेस, यानी नो रिलेटिव स्लिपिंग। तो अब तो पता है ए की वैल्यू जी tan थीटा। अब tan थीटा का इशू है, इशू भी क्या ही है, यहाँ से उठा करके लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√L² - 1। राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो गया। तो एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है ये वाला प्रॉब्लम, पढ़ो। Body is lying on the wedge as shown in the figure. Necessary horizontal acceleration A such that must be given to the wedge towards right such that body falls freely. आ गया ना, कॉन्टैक्ट ब्रेक कराना है। तो यहाँ से किस एक्सेलरेशन से इसको पुल करें कि ये सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कॉन्टैक्ट ब्रेक करके गिर जाए। तो ऐसा करने के लिए A की वैल्यू g/tan थीटा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, मतलब ऐसे प्रॉब्लम आपकी जेब में होने चाहिए। एग्जाम में आते हैं तो जेब में से निकाल करके टिक मारो और 5 सेकंड के अंदर नंबर ले लो। तो g/tan थीटा का मतलब g cot थीटा। तो राइट आंसर हो गया फोर्थ वाला। कितनी देर लग रही है? 5 सेकंड। नेक्स्ट, ये भी जेब में बड़ा हुआ होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। स्प्रिंग बैलेंस सीरीज में हो, ये कहाँ तक आएगा? SHM तक आएगा। तो जब जब स्प्रिंग बैलेंस सीरीज में होते हैं तो सीरीज में स्प्रिंग में फोर्स सेम होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों में लगने वाली जो फोर्स होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। और ये जो फोर्स होगी F ले लेते हैं इधर, F ले लेते हैं इधर, और ये और कुछ नहीं इसके वेट के ही बराबर हो जाएगी, यानी 200 न्यूटन। तो इसकी रीडिंग भी 20 kg एज वेल एज ऊपर वाले की भी रीडिंग 20 kg। तो बोथ स्केल्स विल रीड 20 kg। राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाले। मैंने क्यों रखा? बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस प्रॉब्लम में भी, इसलिए कंफ्यूजन दूर करना है लास्ट मोमेंट पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। हाँ देखो आ गया ना, स्प्रिंग का प्रॉब्लम। लिख देता हूँ इसको, इम्पॉर्टेंट, छोड़ के नहीं जाना इसको आपको किसी भी हालत में, और छूटने भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू masses 10 and 20 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हमने यहाँ लगाई 20 kg मास पर। एट सर्टेन इंस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg मास इज इतना। तो इसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, A2 ले लेते हैं, 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देखो स्प्रिंग से जब मासेस कनेक्टेड होते हैं, थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं, तो बेचारों की मजबूरी है सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। ये तो है नहीं रस्सी तोड़ करके भाग जाएंगे, तोड़ देंगे तो टेंशन जीरो हो जाएगी। स्प्रिंग में इशू ये होता है कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? नहीं लेते हुए चलते हैं, नहीं मतलब अलग अलग लेते हुए चलते हैं। तो इसका A2 है, मैंने इसका A1 मान लिया। ये हमसे इसका एक्सेलरेशन जानना चाह रहा है। स्प्रिंग में KX की फोर्स लगा दी। करने का तरीका क्या होगा? सवाल कुछ नहीं, अपना ब्रह्मास्त्र सिस्टम बाउंड्री, ठीक है ना। तो हमने सिस्टम बाउंड्री बनाई, ये उड़ गया। इक्वेशन लिखने का तरीका ध्यान से सुनना। इक्वेशन लिखने का तरीका, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पास अलग अलग एक्सेलरेशन होते हैं तो लॉज ऑफ मोशन लगाने का तरीका होता है सिग्मा F यानी नेट फोर्स बराबर सिग्मा MA, ठीक है ना। तो सिग्मा MA मतलब हर किसी का मास, हर किसी का एक्सेलरेशन लेते चले जाओ वेक्टर फॉर्म में या साइन फॉर्म में, और लिख करके नेट फोर्स के बराबर डाल दो। जैसे अगर मैं इस पे नेट फोर्स लिखूं तो वो तो 200 हो गई। मान लो कोई इधर भी लग रही होती तो 200 माइनस ये लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया इसका मतलब सिग्मा MA। अब इसका MA ले लेते हैं। आपको कि सर इसका आपने आगे क्यों ले लिया? पीछे भी तो हो सकता है, कहीं पे भी ले लो। सही होएगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत होएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका MA हो गया 20A1 प्लस इसका MA हो गया 10A2, A2 हो गया 12। अब देख लो ये 120 हो गया, इसमें से माइनस हो गया, इधर 80 बचा, 20A1। तो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इस एक्सेलरेशन का साइन हमने सही ले लिया। तो राइट आंसर इस प्रॉब्लम का आपके सामने हो गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर के हिसाब से थर्ड वाला प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से बहुत सिंपल है, इम्पल्स के ऊपर बेस्ड है आपका ये प्रॉब्लम। देखो क्या है, ये कह रहे हैं द सिस्टम शोन M1 इज ग्रेटर देन M2। ये यहाँ पे थ्रेड से बंधा हुआ है, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। नीचे mg लग रहा है, m1g लग रहा है, ऊपर ये kx लग रहा है जो कि ऑब्वियसली m1g के बराबर है। मैं इसको ना इधर लगा देता हूँ, m1g, इधर kx लग रहा है जो कि इधर की टेंशन के बराबर है, इधर टेंशन T लग रही है, नीचे T' लग रहा है, इधर m2g लग रहा है।
ये मैंने पूरी फोर्सेस दिखा दी इसके अंदर। अब ये कहता है जस्ट आफ्टर द थ्रेड बी सी इज बर्न, ये सी वाला पॉइंट है। तो अगर हम इस थ्रेड को जला दें तो इसको जलाने से ये टेंशन गायब हो जाएगी, इसके ऊपर की फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी, यहाँ की नहीं होंगी, ठीक है ना, यहाँ की नहीं होंगी, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए होता है, इनर्शिया को ट्रांसफर करने के लिए टाइम चाहिए होता है, वो हमने दिया नहीं। तो जिस स्ट्रिंग को जलाओगे उससे एसोसिएटेड ब्लॉक की फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी, तो ये तुरंत ऊपर की तरफ भागेगा, तो इसके पास इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन आएगा, बट इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। सही है, तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम का हिडन कंसेप्ट होता है। अब ऑप्शन देखो, एक्सेलरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू 0, यानी राइट आंसर इसका हो गया हमारा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आ जाते हैं हमारे पास फ्रिक्शन का कंसेप्ट। तो एक बार मैं प्रिसाइज वे में बता दूं, लॉज ऑफ मोशन में क्या इंपॉर्टेंट था, इंपल्स इंपॉर्टेंट था, छोड़ना नहीं है, मंकी का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था, छोड़ना नहीं है, थिक रोप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट था, छोड़ना नहीं है, नो रिलेटिव स्लिपिंग इंपॉर्टेंट था। तो 4 चीज़ें लॉज ऑफ मोशन में हैं, इन 4 चीज़ों के प्रॉब्लम आगे आप देख लोगे, रिपीट बहुत हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं फ्रिक्शन के कंसेप्ट पर। तो फ्रिक्शन में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है पुलिंग और पुशिंग फोर्स, ठीक है ना, यानी और ये जो फोर्सेस के प्रॉब्लम है ना, 2 जगह पर है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर और एक आगे इंक्लाइंड पर दिखाऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रिपोज का कंसेप्ट। तो सिर्फ 2 चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें से सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट ईयर फ्रिक्शन का कोई सवाल नहीं आया था, तो मज़े की बात है इस साल आ सकता है, तो आप इसको छोड़ के मत जाओ, जो बता रहा हूँ ज़रूर कर लेना। तो जैसे ये तो सिंपल सा ग्राफ है, बच्चे को पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जाता है, यहाँ पहुँच करके फिर वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को पहुँचता है, जहाँ बस रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली होती है। जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रिक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, स्टैटिक से काइनेटिक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा ग्राफ सबको क्लियर ही है। अब पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स देखो, पुलिंग फोर्स, पुशिंग का भी मतलब जो प्रॉब्लम है बहुत कम आता है, ठीक है ना। पुलिंग फोर्स का प्रॉब्लम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 कंसेप्ट है, एक फिक्स्ड एंगल पर और एक मनचाहे एंगल पर, ठीक है ना। तो अगर एक फिक्स्ड एंगल एग्जामिनर ने दे रखा है कि भाई आपको 30 डिग्री पर फोर्स लगानी है, तो बताओ कितनी लगाएं कि बॉडी चलना जस्ट स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। कंसेप्ट ध्यान से सुनना है। तो इस पुलिंग फोर्स का कंपोनेंट करते हैं, एफएस मैक्स से ज़्यादा करते हैं और वैल्यू निकालते हैं, लास्ट मोमेंट पर रिजल्ट देख ले रहे हैं। तो इस पुलिंग फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इतनी लगाएंगे तो ब्लॉक बस चलने ही वाला होगा। अब अगर एग्जामिनर ये बोले कि एंगल अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लो, अब बताओ पुलिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है और कितने एंगल पर लगाएं कि ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले वो एंगल जिस पे फोर्स मिनिमम होगी वो एंगल की वैल्यू होगी tan थीटा बराबर म्यू एस, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी म्यू एस एम जी बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखो। मैं इस पर प्रॉब्लम जस्ट अभी कराता हूँ। पुशिंग फोर्स में कुछ खास नहीं है, इसमें कोई मिनिमम का सवाल नहीं बनता, बस ये पुशिंग फोर्स की वैल्यू पूछ लेता है जहां ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दे, तो दैट इज म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। पहले इस पे काम करते हैं। तो देखो जो मैंने बताया सवाल, उस पर आप देखो इतना अच्छा प्रॉब्लम बनता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने ही फ्रेम कर रहा हूँ, मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है 10 kg, ठीक है। म्यू एस का वैल्यू हमें दे रखा है 3/4। तो कहता है बता दो इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो और कितने एंगल पर हम लगाएं सच दैट ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दे। तो कंसेप्ट देखो, एंगल भी पूछ रहा है और मिनिमम वैल्यू भी पूछ रहा है। पहले हम एंगल निकालेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस के लिए यानी 3/4 के लिए ये फोर्स मिनिमम होगी, और tan थीटा 3/4 कहाँ पर होता है 37 डिग्री, यानी जब आप इसको 37 डिग्री पर लगाओगे तो ब्लॉक बस चलने वाला होगा। अब चलाने वाली मिनिमम फोर्स का रिजल्ट हो गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाय √1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसमें जब आप म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3/4 एम जी अपना हो गया 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16, दैट मीन्स 3/4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, ये आ गया मेरे पास 60 न्यूटन, यानी कि चलाने वाली मिनिमम फोर्स कम से कम 60 न्यूटन की चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो ट्रिक इस्तेमाल करनी है। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर सवाल आता है, दिमाग फालतू लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा लास्ट मोमेंट पे तैयार करना है, ठीक है ना। तो अगर एंगल गिवन ना हो, पूछा जाए कितने मिनिमम वैल्यू पर लगाएं सच दैट फोर्स की वैल्यू मिनिमम मिले, तो tan थीटा बराबर म्यू, तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, अब ये कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो हर बच्चे को प्रैक्टिस कराए जाते हैं, इसलिए मैं आपको भी करा रहा हूँ।
तो ये कह रहा है कार रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 kmph। तो ये रही कार जो कि 72 kmph यानी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी। ऑन अ लेवल रोड इज स्टॉप्ड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो कार को रोका गया 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। अब रोकने के लिए हम मान के चलते हैं हमने यहाँ ब्रेक अप्लाई कर दी, ऑब्वियसली ब्रेक ही अप्लाई करेंगे, पाँव से रगड़ के तो रोकेंगे नहीं। तो रोकने के लिए यहाँ पर लगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू के एम जी, ठीक है ना। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन आया जिसका वैल्यू हो गया एम से डिवाइड कर दो, म्यू के जी तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और जिस जगह ये जाकर के रुकी उस डिस्टेंस को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, और जितने टाइम बाद रुकी उसको बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा, स्टॉपिंग टाइम फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2a, ए की जगह म्यू के जी, ठीक है ना। और अगर स्टॉपिंग टाइम निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन से वी नॉट बाय ए यानी म्यू के जी। तो अब आप इन रिजल्ट से डायरेक्टली सवाल को उड़ा सकते हो। तो आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ठीक है ना, यानी म्यू के पूछा है। तो मैं इसको चलो लिखा रहने देता हूँ। तो म्यू के की वैल्यू मेरे पास हो गई वी नॉट स्क्वायर विच इज 400 ट्वाइस डिस्टेंस हो गया 30 इंटू जी की जगह मेरे पास 10 आ गया। तो रिजल्ट ये बन गया, इधर आ गया हमारे पास 200, ठीक है ना, तो 2/3 आ गया आई थिंक। तो म्यू के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। अब 2/3 कितना होता है, ये होता है 0.66, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो राउंड फिगर में हम 0.67 लिख लेते हैं। तो आई थिंक आपको आंसर मिल चुका है, म्यू के का वैल्यू हो गया हमारे पास 0.67। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, इसलिए मैंने बोला हर बच्चे को कराया जाता है तो मैं आपको भी करा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे सामने ये प्रॉब्लम, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस हमें 0.7 दे रखा है, म्यू के हमें 0.4 दे रखा है। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मोशन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इफ इट इज फर्दर कंटिन्यूड द एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय द बॉडी। मीनिंग समझना, तो ये कहता है इस बॉडी के ऊपर हमने एक मिनिमम फोर्स लगाई, ये फोर्स बस इसके मोशन को स्टार्ट करती है। लैंग्वेज में हिडन कंसेप्ट ये है कि आप अगर बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो उसके मोशन को स्टार्ट करती है तो मोशन तब स्टार्ट होता है व्हेन दिस फोर्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफएस मैक्स यानी म्यू एस एम जी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मोशन स्टार्ट करने के लिए जो जरूरी है दैट इज म्यू एस एम जी। अब आपने इतनी फोर्स लगा दी, मोशन स्टार्ट हो गया, पर आप इतनी ही फोर्स उस पर लगाए रहते हो, ठीक है ना। तो अब इसका क्या कंसेप्ट है, अब अगर आप इतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगाए रहते हो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड आप म्यू एस एम जी के बराबर ही रखते हो, तो यहां पर ब्लॉक की रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। स्लिपिंग स्टार्ट होने के बाद तो फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक हो जाएगा यानी म्यू के एम जी, ठीक है ना। और ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा क्योंकि म्यू एस इज ग्रेटर दैन म्यू के होता है, ठीक है ना। तो हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो ध्यान रखना, अगर हम किसी ब्लॉक के ऊपर जस्ट नेसेसरी फोर्स लगाते हैं मोशन स्टार्ट करने वाली और उसे कंटिन्यूड रखते हैं, ठीक है ना, तो ब्लॉक उसके बाद एक्सेलरेट करेगा और उस एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ जाएगा म्यू एस एम जी माइनस म्यू के एम जी इक्वल्स टू एम ए। तो ए की वैल्यू मिल गई हमें म्यू एस माइनस म्यू के टाइम्स जी। ये मैं जनरलाइज वे में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट आते रहे आपको, ठीक है ना। फिर हम वैल्यू डाल के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब इजी है, म्यू एस माइनस म्यू के 0.7 माइनस 0.4 0.3, जी की जगह मैंने 10 डाल दिया तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ब्लॉक 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पर, रिपोज, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रिक्शन की। रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है जहां ब्लॉक बस स्लाइड करने वाला होता है, ठीक है ना। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका लेना देना म्यू से होता है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू एस के बराबर होती है तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना, यानी ब्लॉक बस स्लाइड करने वाला होता है। अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से कम है तो ऐसे में ब्लॉक अपने आप स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। फ्रिक्शन का नेचर कई बार पूछा गया है पर वो बहुत पहले पूछा गया है, मैं कई बार भी बता चुका हूँ ये। तो अगर tan थीटा लेस देन म्यू एस है तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक किसके बराबर होता है, अप्लाइड। अप्लाइड कौन है, mg sin थीटा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन स्टैटिक हो जाएगा, mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कई बार पूछ लेते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर होगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से ज्यादा है, अब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है ना। तो जब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन रिपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो ब्लॉक स्लाइड करेगा।
स्लाइड करेगा तो ऐसे सिचुएशन में नीचे एम जी साइन थीटा लगा, ऊपर म्यू के एम जी कॉस थीटा लगा। एक्सेलरेशन पूछेगा ही पूछेगा, काइनेमेटिक्स लगवाएगा ही लगवाएगा आपसे, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा होता है। डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस रिवाइज करो, ठीक, डिराइव नहीं रिवाइज करो। टेन थीटा अगर म्यू एस होगा, मैंने बताई दिया लिमिटिंग कंडीशन होती है, ओके। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन पर, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स। अब ये इसका खेल समझो, ये मेरे हाथ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना, स्लाइड नहीं कर रहा, तो टेन थीटा लेस देन म्यू है। अब मैंने इसे चलाने के लिए फोर्स लगाई, तो अगर मैं इसे चलाने के लिए फोर्स लगाऊं तो एक सर्टेन वैल्यू होगी ना, जिससे ज्यादा करने पर ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। अगर टेन थीटा म्यू एस से ज्यादा होता तो ये ब्लॉक स्लाइड करता। अब मेरे को रोकने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ती, तो चलाने के लिए भी एक फोर्स लगानी पड़ती। सेंटेंसेस दो है, ध्यान देना। तो अब मैंने यहां पर बस इसको रोकने के लिए फोर्स लगाई, दिस इज कॉल्ड मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स नीचे आने से रोकती है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ाते जाऊंगा ना, नहीं ऊपर जाएगा नहीं, इसकी चलने की टेंडेंसी ऊपर तक चलती होती चली जाएगी, और फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जिसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, जो बस इसे ऊपर ले जाने वाली होगी। तो ये होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन फॉर विच tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, ठीक है ना। अगर tan थीटा लेस देन म्यू है तो मिनिमम फोर्स तो जीरो होगी, क्योंकि आपको रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं लगानी, सिर्फ मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू होगी। तो कंसेप्ट ध्यान देना है। तो अगर हम ये फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लगाते हैं तो इस फोर्स की जो रेंज आती है, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू आती है। मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना हमेशा नीचे आने से रोकेगी, ठीक। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होती है। पूरा हम डिराइव करते हैं रेगुलर क्लासेस में, ठीक है ना, अभी रिवाइज करते हैं। और अगर हम इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं तो इसकी एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू आती है जो इसे ऊपर ले जाने वाली होती है, ठीक है ना, ब्लॉक को ऊपर स्लाइड कराने वाली होती है। उसकी वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, हर हालत में आपको याद होने चाहिए। अब इसी में क्या बोलता है कि हमने फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल लगाई, कहता है मैक्सिमम फोर्स इज 2 टाइम्स मिनिमम फोर्स। ये न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना, आगे रखा है मैंने 3 टाइम्स मिनिमम फोर्स। तो बता दो म्यू कितना होगा या थीटा कितना होगा। तो ये मैंने रिजल्ट निकाल के रखा हुआ, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कंडीशन लगा के बस सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये रटा हुआ आप भूल जाओगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, आप इसको याद रखो। नेक्स्ट, सिमिलरली इंक्लाइंड प्लेन tan थीटा ग्रेटर देन म्यू वाला है, यानी ब्लॉक स्लाइड करेगा ही करेगा। बट अब मैंने फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड लगा रखी है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो इसे लिखने का तरीका कई बार मैंने बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं। तो लिखने का तरीका वही पुरानी मिनिमम फोर्स लिखो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और नीचे उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिख दो मतलब साइन के साथ कॉस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया, कॉस की जगह साइन आ गया। सिमिलरली विद मैक्सिमम फोर्स वही लिखो, नीचे उल्टा करके लिख दो। ये चीज़ हमें काम में आती है, जानते हो कहाँ? ये हमें काम में आती है जब हम पढ़ते हैं अपना बैंकिंग ऑफ ट्रैक का कंसेप्ट, तो वहाँ भी बताऊँगा आपको, ठीक है ना। अब एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम बहुत बार आ चुका है और स्टूडेंट बहुत बार फंसा है, ठीक है ना। तो ये कहता है एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, मतलब tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है। तो ऑब्वियसली रफ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, स्मूथ में टाइम कम लगेगा। तो कहता है अगर टाइम टेकन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन इज n टाइम्स स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो म्यू बता दो। अब ये रिजल्ट आप डिराइव नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। पिछला वाला मैंने बोला था एफ मैक्स बराबर एन एफ मिन, कर लो सॉल्व, ठीक है ना, उसमें टाइम कम लगता है। तो यहाँ का जो म्यू है, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद रखोगे, म्यू की वैल्यू होती है एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर टाइम्स tan थीटा। तो जैसे बोले रफ का टाइम 2 टाइम्स स्मूथ वाला है, तो बस एन की जगह 2 डाला, म्यू और थीटा का में से जो ढूंढना होगा वो ढूंढ के दे देंगे। तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट है रेपोज के जिन पे सवाल आते ही आते हैं और हम छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है दो स्टैंडर्ड कंसेप्ट रेपोज के। पहला स्टैंडर्ड कंसेप्ट है रेपोज का, ये हेमिस्फेरिकल बाउल का, ठीक है ना, कि यहाँ से इंसेक्ट ने क्रॉल करना स्टार्ट किया, मैक्सिमम हाइट बता दो। ये सबसे पहले आईआईटी के अंदर आया था, उसके बाद से इसको स्टैंडर्ड कंसेप्ट बना दिया गया है, ठीक है ना, कि हर बच्चे को आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हो क्या रहा है, इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, तो यानी एंगल बढ़ता चला जा रहा है। तो कब तक क्रॉल करेगा? तब तक जा पाएगा जब तक tan थीटा म्यू के बराबर रहेगा। तो हम फटाक से लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन की शक्ल देते हैं, और इस एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन tan थीटा को सीधे सीधे हम म्यू के बराबर डालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, म्यू 1 √1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो ये थीटा होता है वही एंगल सबटेंडेड एट सेंटर भी होता है। तो ये जो हाइट हमसे पूछी जाती है कि किस मैक्सिमम हाइट तक गया, ये तो अब इस सिंपल ज्योमेट्री से हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाती है r
1 माइनस कॉस थीटा राइट एंगल ट्राइंगल से पुट कर दिया जाता है। ये इसका थ्योरी पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसी में कई बार इक्वेशन दे रखी होती है, जैसे पैराबोला की है, कई बार क्यूब की इक्वेशन दे देता है। तो सेम कंसेप्ट पैराबोला में, अब ये थोड़ा पढ़ा लिखा इंसेक्ट है, ठीक है ना, पैराबोला में चल रहा है तो चलने दो इसको। तो कहता है बताओ कितने कोऑर्डिनेट तक चल के जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है ना, और इस टेंजेंट को इंक्लाइन प्लेन की शक्ल देंगे, एंगल को हम थीटा मारेंगे, tan थीटा हम अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे और इसे म्यू के बराबर डाल देंगे। तो tan थीटा dy बाई डी एक्स यानी रिपोज की कंडीशन लगाते ही x की वैल्यू आ जाएगी म्यू बाई 2k, और इस x को यहाँ सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यू आ जाएगी और सवाल खत्म हो जाएगा। 4 नंबर हमें पके पकाए मिल जाएंगे। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट 2 और कंसेप्ट हैं, जबरदस्त है, सब पे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, ठीक है ना, भर भर के प्रैक्टिस करो। ये है ट्रक बॉक्स का। अब ट्रक बॉक्स में 2 प्रॉब्लम आते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स और वर्टिकल। वर्टिकल वाला तो बहुत ही करीब होता है, आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स में क्या होता है कि ये बॉक्स हमने ट्रक के ऊपर रखा हुआ है। अब ट्रक का एक सर्टेन लिमिटिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, मान लो हम ट्रक के ऊपर बैठ गए, तो इस ट्रक के एक्सेलरेशन की वजह से इस पर सूडो लगेगी जो इसे चलाने की कोशिश करेगी। अगर ये सूडो एफएस मैक्स से ज़्यादा हो जाएगी तो चल जाएगा, कम रहेगी तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिमिटिंग कंडीशन बनती है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक म्यू एस जी के बराबर है तो ऐसे में ब्लॉक बस चलने ही वाला होगा, यानी लिमिटिंग कंडीशन हो गई। अब सीन यहाँ से बनते हैं 2। अगर ट्रक का एक्सेलरेशन, यानी आप ट्रक का एक्सेलरेशन और म्यू एस जी का फैक्टर देखो, जैसे रिपोज में आप कर रहे थे, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू एस जी से कम है तो ऐसे सिचुएशन में ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। सवाल क्या पूछेगा फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, 60 से आंसर दोगे स्टैटिक लग रहा है। किसके बराबर, नहीं फॉर्मूला नहीं होता स्टैटिक का, अप्लाइड कौन है, सूडो MAT, उसके बराबर, ठीक है ना। तो अगर ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू एस जी से कम होगा, एग्जामिनर तुरंत फ्रिक्शन पूछेगा, आप तुरंत MAT के सूडो के बराबर कर दोगे, ठीक है ना। और अगर ट्रक का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा म्यू एस जी से तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा और कुछ देर बाद इधर गिरेगा। तुरंत आप ए रिलेटिव निकालोगे, ठीक है ना। इस ए रिलेटिव की वैल्यू हमारी फिर से 80 माइनस ये हो जाएगी हमारी म्यू टाइम्स जी। अब इस म्यू को हम बोलेंगे यहाँ पर लगने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर एक ही कोफिशिएंट दे रखा है तो वही म्यू जी कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो हम तुरंत ये रिलेटिव निकालेंगे। इसके बाद ये डिस्टेंस अगर हमें दे रखा होगा तो एग्जामिनर टाइम पूछेगा, तो टाइम को हम अपना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन सेकंड वाली लगा करके निकाल के दे सकते हैं, √2d/a, ठीक है ना। ये पूछता है। तो 2 सवाल हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स में रहते हैं, या तो बॉक्स स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो फ्रिक्शन पूछेगा, करेगा तो टाइम पूछेगा, ये दोनों में तय है, ठीक है ना। अब वर्टिकल ट्रक बॉक्स में पूछता है बस ये लिमिटिंग एक्सेलरेशन बता दो कि ये चिपका रहे, तो बैठ जाओ, सूडो लगाई, ये सूडो नॉर्मल रिएक्शन लाती है, नीचे mg लगाया, ऊपर fs मैक्स किया, इक्वेट किया और इस a की वैल्यू निकाल ली। तो इस a की वैल्यू अगर g/μs है तो ये ब्लॉक इससे चिपका रहेगा, कम है तो स्लाइड करेगा, ठीक है ना, ज़्यादा है तो भी चिपका रहेगा। हाँ, अगर चिपका रहेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा। किसके बराबर, अप्लाइड के बराबर। अप्लाइड कौन है, नीचे mg, ठीक है ना। ये कंसेप्ट होते हैं इसके। अब सवाल, ओके देखो पहला प्रॉब्लम ये कह रहा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज 60 डिग्री। तो हमें इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो थीटा इज 60 डिग्री। आगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg बॉडी एंड इट्स सरफेस इज 0.2। तो हमें यहाँ का म्यू दे रखा है 0.2, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डाउन द प्लेन, तो पहले देखना पड़ेगा एक्सेलरेट करेगी अभी या नहीं करेगी, पता चले फॉर्मूले लगा के निकल लिए। तो पहले चेक करेंगे tan थीटा कितना है। तो tan थीटा हो गया tan 60 यानी √3, ऑब्वियसली 0.2 से बड़ा है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी जी sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में हम tan ही ले लेते हैं। sin थीटा sin 60 हो गया, दैट मीन्स √3/2, म्यू की वैल्यू हो गई 0.2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास tan √3 1.7 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो रिजल्ट आ गया 10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये रिजल्ट आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आंसर देखो, ये 7.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने √3 को सिर्फ 1.7 लिया, एग्जैक्टली तो 1.732 होता है, यानी आंसर 7.5 से थोड़ा सा ज्यादा। तो राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। मेरे ख्याल से बहुत आराम से आ गया होगा। नेक्स्ट
अब एक एक कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ना, सब पे प्रॉब्लम रखे हैं न्यूमेरिकल। ये कह रहा है बॉडी स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30, ठीक है ना। तो ये रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, बॉडी इस पे नीचे की तरफ स्लाइड करती है, एंड टेक्स टाइम ट्वाइस एज दैट ग्रेट एज टाइम टेकन इन स्लिपिंग डाउन आइडेंटिकल फ्रिक्शनलेस प्लेन। तो एक स्मूथ प्लेन है, एक रफ प्लेन है, रफ वाले पर डबल टाइम लग रहा है। तो बता दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले की जरूरत है, n स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू टेन थीटा। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और इस वक्त लापरवाही मत करना वरना खेल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर 1 साल तक रोते रहना पड़ेगा आपको। तो एन स्क्वायर माइनस 1, एन की जगह आ गया 2, तो ये बना 4 माइनस 1 यानी 3 बाय 4 टाइम्स टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री हमारा हो गया 1 बाय रूट 3। फाइनल आंसर आ गया रूट 3 बाय 4। राइट आंसर देख रहे हो, सिर्फ 10 15 20 सेकेंड से ऊपर टाइम ही नहीं लग रहा हमें सवाल में, ठीक है ना। तो ऐसे ही एग्जाम में प्रॉब्लम होते हैं, अगर हमें आते हैं तो हम बहुत आराम से कर लेंगे, नहीं आते तो बैठे रह जाओ, ठीक है ना। फिर कहो पेपर हार्ड है। तो हार्ड और इजी होना हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या कह रहा है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री इज फाउंड टू बी। तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स, अब ये शब्द बोल रहा है मिनिमम फोर्स, तो वो जो फोर्स निकली थी ना mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, उसको मैक्सिमम भी बोल सकते हैं, मिनिमम। मैक्सिमम ऐसे बोलेंगे कि बस जाने वाली है, मिनिमम ऐसे बोलेंगे कि वो मिनिमम वैल्यू जो उसे ऊपर ले जाने वाली है, ठीक है ना। जैसे पासिंग मार्क्स हैं 30, तो ये बोलेगा 30 डिग्री ले आओ, ज़्यादा से ज़्यादा तो तुम फेल नहीं होगे, या कम से कम 30 डिग्री ले आओ तो 30 नंबर ले आओ तो तुम पास हो जाओगे। तो एक ही चीज़ के दो वर्जन है, ठीक है ना। एक वो वर्जन है कि 30 मार्क्स ले आओ तो तुम क्या होगे, पास हो जाओगे, और एक वो वर्जन है कि मिनिमम 30 मार्क्स लाओ तो तुम पास होगे, ठीक। तो एक ही चीज़ के दो वर्जन है, वैसे ही यहाँ पर दो लैंग्वेज है। तो ये एक्चुअली में वो फोर्स है जो ब्लॉक को बस ऊपर ले जाने वाली है, विच इज थ्राइस द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग। तो हमने तुरंत वैल्यू डाली, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। मैंने बोला था ना इसको हम आराम से इस एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। 3 टाइम्स mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब mg तो उड़ गया, और क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है 30 डिग्री, पुट कर देंगे। तो फिलहाल पहले इसको ओपन करते हैं, साइन वाला साइन की साइड लाते हैं, कॉस वाला कॉस की साइड ले जाते हैं। तो 4 म्यू कॉस थीटा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो म्यू की वैल्यू हाफ टेन थीटा। अब थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, 1 बाय रूट 3 हो गया। फाइनल आंसर 1 बाय 2 रूट 3 आ गया, ठीक है। राइट आंसर टिक करो, सेकंड वाला करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर, पढ़ो। ये कह रहा है फॉर द अरेंजमेंट शोन, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, हर स्टूडेंट को मैं कराता हूँ, इसलिए आप सबको ये आना चाहिए। ये पूछना चाह रहा है इस स्ट्रिंग के अंदर की टेंशन। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं, तुरंत फोर्सेस लगा के शुरू हो जाते हैं। भाई जब रफ इंक्लाइन प्लेन है, रिपोज का खेल है, तो चेक कर लो स्लाइड करेगा भी या नहीं करेगा। अगर नहीं करा तो रस्सी खिंचेगी नहीं, जब खिंचेगी नहीं तो टेंशन कहाँ से आएगी। तो टेंशन आना इस बात पे डिपेंड करता है कि tan थीटा ग्रेटर देन म्यू है या लेस देन म्यू है। तो tan 37 3/4 होता है, 0.75 हो गया, ठीक है ना। और म्यू की वैल्यू 0.8 है। अब क्या बता रहा है ये कि tan थीटा लेस देन म्यू है। अब लेस देन म्यू है तो ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा, वेल्डिंग ही नहीं टूटेगी उसकी। जब स्लाइड ही नहीं करेगा तो रस्सी में टेंशन कहाँ से आएगी, तो ऐसे में टेंशन 0 हो जाएगी। राइट आंसर इसमें हमारा जो बनेगा वो आ जाएगा नन ऑफ दीस। समझ गया आप। तो इस तरीके से करके प्रॉब्लम होते हैं, ये कंसेप्चुअल वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, पढ़ो। ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन हेमीस्फेरिकल बाउल एंड इंसेक्ट इज 0.44। आ गया ना, हेमीस्फेरिकल बाउल, नाम से ही पता चलता है कि यार हमने किया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ द बाउल इज 0.6 मीटर। द मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो पता है हमें r1 माइनस कॉस थीटा होगी, पर कॉस थीटा के लिए हमें रिपोज की कंडीशन लगानी है कि tan थीटा म्यू के बराबर है, म्यू रूट अंडर 0.44 है। राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया रूट 0.44, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया पाइथागोरस लगा करके रूट अंडर 1.44, 1.44 का रूट हो गया 1.2, वैल्यू डाल दो। तो r की वैल्यू मेरे पास है 0.6, 1 माइनस, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/1.2। सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा 0.6 इंटू 0.2 बाय 1.2। इधर से कटाइए 2 आ गया, आंसर 0.1 आ गया, है ना। तो हाइट जो है मैक्सिमम जहाँ तक वो जा पाएगा, जब तक उसका एंगल रिपोज के बराबर ना हो जाए, वो हाइट की वैल्यू आई 0.1 मीटर। तो एक एक फॉर्मूला हम प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं,
इसीलिए ये परफेक्ट है, ठीक है ना, की टू सक्सेस है। तो अगर आप मेरे साथ कर गए तो एग्जाम में नंबर पूरे आने हैं, ठीक है ना, बस कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है रोप लाइज ऑन अ टेबल। तो एक रोप टेबल के ऊपर लाई कर रही है। अब रोप बनाऊं या मैं इसे चेन की शक्ल दे दूं, मेरी मर्जी। तो मैंने इसे चेन की शक्ल दे दी। कह रहा है इट बिगिंस टू स्लाइड व्हेन हैंगिंग पार्ट इज 25% ऑफ एंटायर लेंथ। तुरंत आप इसका मास लिखो 25% यानी m/4, बचा हुआ पार्ट 3m/4। तो यहां पर ये स्लाइड करने वाला है, तो म्यू बता दो। तरीका बहुत सिंपल, यहां पर लगने वाली फोर्स से नीचे खींचेगी, m/4 जी इसे ड्रैग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन इसे रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कब तक रोकेगा? जब तक मैक्स ना हो जाए। मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू mg, m 3m/4, ठीक है। लिमिटिंग कंडीशन है, यानी दोनों फोर्सेस को हम बराबर करते हैं। तो म्यू टाइम्स 3/4 mg इक्वल्स टू m/4g। ये गए और यहां से म्यू का वैल्यू आ गया 1/3 या फिर 0.33। राइट आंसर आप देख लो, आपको मिल चुका है इसका राइट आंसर, वो है सेकंड वाला, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, यही हमारी खास बात है इसकी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। ओके, आ गया ट्रक बॉक्स। ये कह रहा है द रियर साइड ऑफ, पढ़ो, द रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन। तो ये जो रियर साइड है ट्रक का ये ओपन है, अच्छी बात है भाई। एंड अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg, ये रहा बॉक्स जिसका मास है 50 kg, ओके, इज प्लेस्ड 3.2 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। यहां से एल दे रखा है 3.2। अब देखो यार, ये इतना दे रहा है ना, तो पढ़ा लिखा स्टूडेंट जो है वो समझ जाता है भाई टाइम वाइम का कुछ खेल होगा कि कितने टाइम बाद गिरेगा, या टाइम दे देगा तो म्यूं पूछेगा, इसी का खेल होगा, ठीक है ना। तो पढ़ा लिखा स्टूडेंट समझ जाता है, और जिसने बेचारे ने किया नहीं वो देखता रहता है, उसके लिए नया सवाल होता है। तो मेरे ख्याल से आप पढ़े लिखे ही हो, देख लो। ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.2। तो हमें म्यू दे रखा है 0.2, इररिस्पेक्टिव की ये म्यू है या म्यू की है, दोनों को एक ही लेते हुए चलना पड़ेगा। इफ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद एक्सेलरेशन, देखो ट्रक का एक्सेलरेशन दे रखा है 2.1। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि स्लाइडिंग स्टार्ट होगी या नहीं होगी। कैसे चेक करोगे कि AT की वैल्यू μsg से ज़्यादा है या कम है। तो A2 तो ये रहा, μsg मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो 0.2 इंटू जी की वैल्यू 10 ही लेनी है, तो 2 आ गया। तो AT इज ग्रेटर दैन μsg है, तो इसका मतलब स्लाइडिंग तो होगी। स्लाइडिंग होगी तो हम यहाँ पर बैठ करके A रिलेटिव लिख लेंगे, डेराइव तो नहीं करने वाले भाई। इस A रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी AT माइनस μg, ठीक है ना। AT की वैल्यू हो गई 2.1 माइनस 2, आंसर आ गया 0.1। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब पूछा गया, पहले मैं वो देखूं, द बॉक्स फॉल्स ऑफ द ट्रक आफ्टर टाइम। तो पहले इसकी बता दी, इसकी टाइम ही पूछेगा। तो टाइम की वैल्यू होगी √2L बाई A रिलेटिव। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, √2L, L कितना है यार 3.2, तो ये हो गया 6.4 बाय 0.1, आंसर आ गया हमारे पास 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड के बाद ये डब्बा टपक जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारे पास आ रहा है थर्ड वाला। ऐसे मजे लेते रहो यार फिजिक्स में, ठीक है ना। कंसेप्ट सीखो, लगाओ, एप्लीकेशन करो, आराम से आ जाएंगी चीज़ें। ये थोड़ा ना कि परेशानी रहते नहीं यार फिजिक्स नहीं आती, हर समय रोते ही रहते हैं, बहुत आराम से आ जाएगी। टू द पॉइंट पढ़ना है। नेक्स्ट, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है, ठीक है ना। ब्लॉक वॉल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, पढ़ो, मतलब इतना भी नहीं कि आप नहीं कर पाओ, कर लेंगे आराम से। हाँ, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं, कंसेप्ट है। तो ये कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m, तो ये m मास का ब्लॉक है, ठीक है। इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स P एट एन एंगल थीटा। तो तुरंत इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो एक कंपोनेंट तो इधर गया P cos थीटा, एक ऊपर चला गया P sin थीटा। अब मुद्दा क्या है, एज अ रिजल्ट इफ ब्लॉक इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन, तो ये ब्लॉक को नीचे आने से रोक रहा है। अगर ब्लॉक को नीचे आने से रोकेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और Fs मैक्स लगेगा। देन द वैल्यू ऑफ P इज, अब हमें P का वैल्यू निकालना है, बड़े सिंपल तरीके से फोर्स बैलेंस से निकाल लेंगे। बट एक चीज़ जो मेरे को बतानी है वो ये है, ये जो P cos थीटा है ना, जो परपेंडिकुलर टू वॉल है, ये ब्लॉक को दीवार से चिपका रहा है, जिस वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। तो N mg के बराबर नहीं है, N P cos थीटा के बराबर है। ये इस प्रॉब्लम की खास बात है। अब फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं। तो P sin थीटा Fs मैक्स हो गया म्यू इंटू एन, यानी P cos थीटा बराबर mg। तो P की वैल्यू जो हमें निकालनी थी ये आ गई mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है। तो
था एडवांस इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट बट लेंदी बिल्कुल भी नहीं था। 2 स्टेप में प्रॉब्लम खत्म हो गया। राइट आंसर अब आप देख लो, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा और ऊपर mg रहना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा 4th वाला हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, ब्लॉक ऑन ब्लॉक। तो बहुत से बच्चे ब्लॉक ऑन ब्लॉक में डरते हैं, बहुत टाइम से भी नहीं आया है, ठीक है ना। तो ब्लॉक ऑन ब्लॉक करने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक में क्या होता है, फोर्स दे देता है, आपस का फ्रिक्शन पूछता है। अब वो फ्रिक्शन हो सकता है दोनों ब्लॉक साथ चले, हो सकता है ना चले, अलग अलग चले। तो मेरा कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि जब भी आपको ब्लॉक ऑन ब्लॉक सॉल्व करना है, सबसे पहले आप Fs मैक्स लिख लो, यानी इनके बीच का फ्रिक्शन, और ये हो गया म्यू इंटू यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन जो कि इसके वेट के बराबर Mag, ठीक है ना। अब म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2, मास ऑफ ए आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 1 इंटू 9.8, तो ये आ गया 1.96। तो इनके बीच का ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन 1.96 हो सकता है। अब सवाल स्टार्ट करो। अब वो क्या कह रहे हैं, ये फोर्स मैंने दे दी, बताओ इनके बीच का फ्रिक्शन कितना। जरूरी तो नहीं है ये दोनों साथ साथ चले, हो सकता है अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। तो इनके बीच का फ्रिक्शन स्टैटिक भी हो सकता है, Fs मैक्स भी हो सकता है, F काइनेटिक भी हो सकता है। सॉल्व करने का प्रिंसिपल, तो सबसे पहले ध्यान देना, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो कंबाइन करा और कॉमन एक्सेलरेशन निकाला। इस पे लगने वाला फ्रिक्शन मैंने आगे ले लिया, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन पीछे ले लिया, क्योंकि सिस्टम बाउंड्री बनाई है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स हो गई 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ए, तो ए की वैल्यू आ गई 1। तो हमने माना है दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अब हम ये फ्रिक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाले ब्लॉक से निकाल लो, F बराबर ma से 1 इंटू ए का वैल्यू आ गया 1 न्यूटन। अब ये जो फ्रिक्शन है, अब बहुत ध्यान से सुनना है, सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का पॉइंट है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, मतलब दोनों की स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा और वो स्टैटिक होगा। कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन कभी भी अपने मैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो आपने फ्रिक्शन निकाला है, ये बताएगा कि आपकी कंडीशन सही थी या गलत थी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 न्यूटन। ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1.96 न्यूटन। तो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs मैक्स से कम होना चाहिए, तो कम आ रहा है। इस बात का मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। सपोज करो इसकी वैल्यू 3 न्यूटन आ जाती, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक को साथ चलाने के लिए 3 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए। अवेलेबल कितना है, 1.96, इसका मतलब वो साथ नहीं चल सकते। अब क्या करेंगे, दोनों के एक्सेलरेशन अलग करेंगे और इनके बीच के फ्रिक्शन को जितना मैक्सिमम हो सकता है वो लगा देंगे, और दोनों के एक्सेलरेशन a1 a2 इससे और इससे सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट में और टेस्ट में मैंने रखा हुआ है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा आपको वो, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ाते हैं इसको, आ जाओ। 2016 का प्रॉब्लम है, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ इम्पल्स बता दो। V से आया, V से गया, 60 डिग्री का एंगल है, तो एंगल पर इम्पल्स निकालोगे तो सिंपल 2mv cos थीटा, ठीक है ना। 2mv cos थीटा, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन वाला प्रिंसिपल भी। तो यहाँ पर इम्पल्स हो गया, यानी चेंज इन सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, 2mv cos थीटा। फटाफट से आंसर निकालते हैं, 2 mv cos 60, आंसर आ गया mv। टिक करो, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको इसमें पूरे के पूरे। तो इम्पल्स इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, सवाल देख लो आया हुआ है। नेक्स्ट 2017 स्प्रिंग मास सिस्टम, इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, सवाल आया हुआ है। अब ये देखो, ये तो मैंने बहुत बार आपको कराया। ये कहता है अगर ये स्ट्रिंग गायब हो जाए, ठीक है ना, तो इनके एक्सेलरेशन बता दो। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो नीचे से यहाँ से फोर्स शुरू करो। ये T mg के बराबर होगा, यहाँ लगने वाला T भी mg के बराबर होगा, इधर लगेगा 3 mg, ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। सिस्टम बाउंड्री बनाओगे तो ये स्प्रिंग फोर्स जितना नीचे वेट है सबके बराबर होगा, यानी 4 mg। अब चेक कर लो, इस पर और इस पर फोर्सेस बैलेंस्ड है, ठीक है ना। एक ये हो गया जनरल तरीका। कोई बच्चा अगर पहली बार सीख रहा है उसको यही बोलेंगे, फोर्सेस लगाओ, बैलेंस कर लो। अब जिस रस्सी को काटोगे उसकी टेंशन गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे आपने ये रस्सी काटी तो ये टेंशन गायब हो गई, तो इसकी फोर्स अनबैलेंस्ड हो गई। चेक करो नेट फोर्स कितनी हुई, 4 mg माइनस 3 mg, यानी mg, पर mg तो टेंशन थी। तो हिडन कंसेप्ट ये है कि जिस रस्सी को काटते हैं और उसकी जो टेंशन होती है, कटने के बाद वो टेंशन गायब हो जाती है, और वही टेंशन अनबैलेंस्ड फोर्स के फॉर्म में रहती है। तो इन ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन रहता है वो होता है अनबैलेंस्ड फोर्स बाय देयर मास, सिंपल फंडा।
तो जैसे इसका एक्सेलरेशन देखोगे तो ऊपर आ जाएगा, a1 कर देते हैं, इसका एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा a2, a1 की वैल्यू हो जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज mg डिवाइडेड बाय 3m, आंसर g/3। a2 की वैल्यू निकालोगे तो अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज ऑल्सो mg डिवाइडेड बाय m विच इज t। तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन का g और g/3। ये ओरिजिनली IIT का प्रॉब्लम था पर मैंने कई बार कराया हुआ है और 2017 में आया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पर 18 ये तो बच्चों वाला है, ठीक है ना, पढ़ो। ये कह रहा है द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। आप तो खुश हो गए होंगे, a बराबर g tan थीटा, ये रहा आंसर, ठीक है ना। ऐसे आते हैं सवाल। चलते हैं नेक्स्ट 19 का प्रॉब्लम पढ़ो। ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय लाइट स्ट्रिंग। तो एक ट्रक स्टेशनरी है और उसमें एक बॉब लाइट स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। द ट्रक सडनली मूव टू द राइट विद एन एक्सेलरेशन a, द पेंडुलम विल टिल्ट। तो पेंडुलम यहाँ की तरफ टिल्ट होगा। एंगल बताओ, खुश हो गए होगे आप, तुरंत आ गया ये। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, a/g, और ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हो गया, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो गया टू द लेफ्ट, और tan इनवर्स a/g इसका वर्टिकल से एंगल हो गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं, मजाक है भाई ये, देख लो आप, ठीक है ना। 20 का प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही बकवास है। ये कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास 4 and 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग passes ओवर पुली विच इज फ्रिक्शनलेस, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना सिंपल है। तो इधर लगा 6g, इधर लगा 4g, और आंसर हमारा आ रहा है 5g की स्पीड से। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई ये माइनस ये डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 2g डिवाइडेड बाय 10, यानी आंसर हो गया g/5। राइट आंसर हमारा आ गया फर्स्ट वाला। तो ऐसा नहीं 20 का पेपर आसान था, उससे पहले का भी आसान था, अगर आता है तो सभी आसान था। अब 21 में आया तो नहीं था, अब इसको काइनेमेटिक्स का बोल लो या लॉज ऑफ मोशन का बोल लो, कहीं का भी बोल लो आप ये, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए इसको लॉज ऑफ मोशन में ही रख दिया। आ जाओ देखो, ये कह रहे स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन आप जानते हो g sin थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कह रहा है SN बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ब्लॉक इन n-1 to n। तो ये nth सेकंड हो गया, तो nth सेकंड में डिस्टेंस SN है, ठीक है ना। ये हो गया nth सेकंड, इसमें SN है, तो अगला वाला n+1 सेकंड में, उसमें SN+1 है। तो रेशियो बता दो, कुछ नहीं कर रहा, nth सेकंड की इक्वेशन। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड u + ½ a to n-1, ठीक है। अब u तो 0 है, तो s nth आ गया ½ a to n-1, तो s n+1th आ गया, कुछ नहीं यार, n+1 डाल दो इसकी जगह, ½ a to n+1। रेशियो आ गया हमारे पास 2n-1 अपॉन 2n+1, ऑड नंबर का रेशियो के बराबर आ गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n+1, यानी राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला, ठीक है ना। तो ये था आपका 21 का प्रॉब्लम। अब क्या करना है, तो सारी चीज़ कर ली, लॉज ऑफ मोशन के इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, फ्रिक्शन के इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धड़ाधड़ उड़ा दिए, ठीक है ना। अब आपको घर पे एक तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूला शीट से सारे फॉर्मूले देखने हैं, प्रैक्टिस शीट करनी है, और मजाक बिल्कुल भी नहीं करना है इस वक्त। और जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के प्रॉब्लम मैं मार्क कराने जा रहा हूँ उनको पूरी तरीके से जो मार्क करा रहा हूँ उनको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। स्पेशली जो मैश द कॉलम है, जो न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है आपकी टेस्ट सीरीज़ में, वो मार्क करा रहा हूँ, और जो रिलेवेंट प्रॉब्लम मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उनको मार्क करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप उनको देखो और फिर घर पर प्रैक्टिस करना। तो देखो, ये वो प्रॉब्लम है जो आपको नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज़ NLM और फ्रिक्शन वाली, ठीक है ना, वहाँ से आपको कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट में ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने हैं। स्पेशली ध्यान देना, मैच द कॉलम और जो स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है ना, उन दो टाइप के प्रॉब्लम्स को ज़रूर इसके अंदर चेक कर लेना कि मैंने किस तरीके से कराए हुए हैं, ताकि आपके वो सेक्शन स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। एक एक फॉर्मूला वही है जिस पे बेस्ड कंसेप्ट मैंने कराया हुआ है, तो प्रैक्टिस कर लोगे इन प्रॉब्लम की, मेरे ख्याल से NLM फ्रिक्शन का कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आने इनके जैसे ही हैं, मिलते जुलते प्रॉब्लम, ये पूरे कॉन्फिडेंस में आप रहो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर की आप तैयारी करो, नेक्स्ट लेक्चर आपका वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन का रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।